मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से आपको छठा चैप्टर तो ये है ही, साथ ही में 6 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब देखिए, बेसिकली ये जो वीडियो बनाई गई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बनाई गई है, जिसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ मैं कोशिश ये भी करता हूं कि आपका पूरा चैप्टर भी कवर अप हो जाए। जाहिर सी बात है, आप अगर मुझे अपना कीमती समय दे रहे हो, 20 25 30 मिनट दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा यूटिलाइजेशन तो होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ऐसा कराता हूं कि आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी सेपरेट वीडियो वाइज नोट्स चाहिए आपको, तो इस हिसाब से आपको विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे विजिट करना पड़ेगा। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस पर क्लिक करके ऐप पे जाके उस पर सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिभाषा लिखिए। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था, पिछले से पिछले वीडियो में भी मैं क्वेश्चन देता हूं, और काफी बच्चे ऐसे जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझू क्या कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है। देखिए, जितना ज्यादा आप इंगेज रहेंगे ना, जितना ज्यादा आप चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो दैट्स वाई आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। इससे हमें भी लगेगा कि आप पढ़ते हैं और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और इस हिसाब से हमें उसी पे वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिभाषा देखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते क्या है। मैंने आपको दो चीज बताया था, एक बताया था क्षेत्रीय संगठन और दूसरा बताया था अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन जिसमें लिमिटेड देशों के लिए सारी चीजें योजनाएं बनाई जाती है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिसमें सभी देशों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इस चीज को समझ लो। अंतरराष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जो सभी देश के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पार पाना, मतलब क्या है, जिससे निकल पाना किसी एक देश के हाथ में नहीं होता है। जैसे आप देखते हो, जैसे अभी आया था बीच में कोविड आया था ना, तो क्या एक देश में फैला था? क्या नहीं फैला था ना, सभी देशों में फैला हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन जैसे पैंडेमिक जो चीज आती है, इन जैसी चीजों को झेलने के लिए बनाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो कि सभी देशों की हेल्प करेंगे। इसी में से एक है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर मैं परिभाषा दूं तो देखिए क्या करते हैं, ये वे संगठन हैं जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण समझते हो क्या होता है? वो जो समस्याएं हैं उस चीज को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में जो समस्या है क्यों है ना, इसलिए उसका विश्लेषण करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास भी करते हैं, और इसे ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा कि वे संगठन जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसको जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी कि अच्छे से डिफाइन करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम दिया जाता है। बेसिकली अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया क्यों गया था, इसके पीछे रीजन है। पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको पता है 1914 से लेकर 1918 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 में हुआ था। तो इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा विनाश हो गया था। अब इस विनाश को देखते हुए अब देशों ने यह सोचा कि इसमें देखो, जो देश शामिल है उनका विनाश तो हो ही रहा है, बल्कि जो देश नहीं शामिल है उनका भी विनाश हो रहा है। तो इस वजह से हमें किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो कि इस तरीके के जो विश्व युद्ध है इन फ्यूचर ना हो, उस चीज को रोकने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। तो इस बिहाफ पे बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। लीग ऑफ नेशन का निर्माण क्यों किया गया था? ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, ऐसे युद्ध इन फ्यूचर ना हो, इस वजह से लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को इसका निर्माण किया गया था। कब? 10 जनवरी 1920 को इसका निर्माण किया गया था। लेकिन आगे चल के क्या होता है, 1939 से लेकर 1945 में एक युद्ध और होता है जिसका नाम दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ कि लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, क्या वो उद्देश्य फुलफिल रहा? आप कहोगे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आखिर में जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया है, इसका मकसद ही, मेन मकसद यह था कि इस तरीके का युद्ध ना हो। लेकिन फिर हम देखते हैं 1939 से 45 में युद्ध हो जाते हैं। तो आगे चल के लीग ऑफ नेशन को खत्म करके एक और संगठन की स्थापना किया गया, या आप ये बोल सकते हो कि लीग ऑफ नेशन को चेंज करके एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना की गई थी, और कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इस चीज की स्थापना की गई थी, और तब से लेकर अभी तक यूएनओ अपना कार्य कर रही है। ठीक है ना, तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले क्या कहा जाता था? लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। 10 जनवरी 1920 की इसकी स्थापना हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे वर्तमान समय में इसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, जैसा कि मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको समझ में आया कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसको इसका निर्माण क्यों किया गया? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो जाहिर सी बात है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। इसी वजह से
हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, मदद करते हैं। किन चीजों में मदद करते हैं, जैसे बीमारी में, वैश्वीकरण में, आतंकवाद में, ग्लोबल वार्मिंग में, इन सभी चीजों में मदद करते हैं। आगे समझते हैं, युद्ध शांति के मामले भी सुलझाते हैं, यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये शांति को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और युद्ध को भी खत्म करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आगे समझते हैं, ये विभिन्न देशों के मामले को सुलझाते हैं, तो इस वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। ये चित्र याद करके रखिए, क्योंकि आगे चल के मैं जब आपको इमेजेस करवाऊंगा तो उसमें इन सभी चीज का मैं डेफिनेशन दूंगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब वाला चीज है, ये हमें मोटिवेशन देता है। जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास 13,500 लोगों की फैमिली है, स्टूडेंटों की फैमिली है। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे ग्रोथ हम पकड़ें और आगे चल के हमारे पास बहुत सारे बच्चे स्टडी कर पाएं, क्योंकि वो बच्चे जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस पे स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट पे मिनिमम पैसे पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सब चीज प्रोवाइड किया जाता है। 99 रुपीज में आपको सारा चीज दिया जाता है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा लिखिए, क्या है और इसके उद्देश्य लिखिए, ठीक है, इन चीजों को हम समझने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि हमने पीछे देख लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, पहले इसको लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, और आगे चलकर लीग ऑफ नेशन के बाद जो आया था वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसी की वजह से इसको उत्तराधिकारी का नाम दिया जाता है। जैसे राजा के मरने के बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी हो जाता है ना, वैसे ही लीग ऑफ नेशन के खत्म होने के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, इसी वजह से इसको उत्तराधिकारी का नाम दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के एकदम बाद 24 अक्टूबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना की गई थी। यानी कि 51 देशों ने मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र उस पर हस्ताक्षर किए थे, और इस तरीके से यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संघर्ष होते रहते हैं, जो भी लड़ाई होते रहते हैं, उन चीज को रोकना और राष्ट्रों के मध्य सहयोग की भावना का राह दिखाना, ये इसका मेन लक्ष्य है। आगे समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। मतलब अगर देखा जाए तो 2006 तक 192 संख्या थी, और आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां जो देश बना था वो बना था दक्षिणी सूडान, और इस तरीके से 193 देश इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो यूएनओ का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, जल्दी से अगर याद हो गया होगा तो इंग्लिश में फटाक से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आगे समझते हैं, ये आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न आपसे पिछले वीडियो के क्वेश्चन से लिया गया है। देखिए उसमें क्या है कि शिमला समझौता कब किया गया था। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया था कि शिमला समझौता कब किया गया था, तो जल्दी से बताइए। और इसके अलावा सार का जो विस्तार रूप है वो भी हमें जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर सार का विस्तार रूप ही है। इससे हमें लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ते हो, और जो बच्चा हमारे विकास स्टडी पॉइंट की तरफ से पढ़ता है उसको हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही देते हैं, जो कि अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। आगे समझते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आपके लिए बताया गया है। क्या नोटिस है, इस चीज को देखिए। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे वीडियोस मिलता है, नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ये सारा चीज वहाँ पे मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, सैंपल पेपर मिलता है, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका बेहतर स्टडी हो पाए, बेहतर स्टडी हो जाए, इस वजह से विकास स्टडी पॉइंट का ऐप क्रिएट किया गया है। कुछ बच्चों की शिकायत थी, सर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं, तो ऐड को खत्म कर दिया गया है, और उस चीज को खत्म कहाँ पे किया गया, विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे। तो जाके आप डाउनलोड कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डाउनलोड कीजिए, आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अब यहाँ पे अंग जो है 6 है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन पूछता कौन सा सबसे ज्यादा है, वो है ये दूसरे नंबर का, ठीक है। ये दूसरे नंबर का पूछता है, जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। ये पूछता है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि सुरक्षा परिषद क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो 6 अंग है। कौन कौन से हैं, जिसको पहले को बोलते हैं महासभा, दूसरे को बोलते हैं सुरक्षा परिषद, तीसरे को बोलते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथे को बोलते हैं न्यायिकता परिषद, पांचवें को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6 वाले को बोलते हैं सचिवालय। ये विभिन्न टाइप्स के बनाए गए हैं, जिसके अलग अलग वर्क हैं, जो कि सभी देशों के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे 11वीं क्लास में मैं आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो जो कार्यपालिका का काम होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, आप कहोगे सर विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, तो कार्यपालिका का काम होता है कानून जो निर्माण कर दिए हैं उस चीज को लागू करना। तो लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। ऐसे ही जो सुरक्षा परिषद में जो कार्यभार देखती है, उस चीज को जो लागू करवाती है, वो है सुरक्षा परिषद। तो आप सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका बोल सकते हो, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है सुरक्षा परिषद को, जो कि एक विशिष्ट अंगों के तौर पे है। देखिए सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का बनावट लिखे तथा उसके कार्यों की चर्चा कीजिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के समान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे सरकार की कार्यपालिका होती है ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के रूप में जो है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। और जो सुरक्षा परिषद जो काम करती है वो चार्टर के अनुसार करती है। आप कहोगे सर ये चार्टर क्या है? तो चार्टर बेसिकली मैं बोलूं जैसे हमारे देश का संविधान होता है ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो नियम कानून लिखा गया है वो लिखा गया है चार्टर में। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक तरीके से नियम कानून की पुस्तक है जिसको बोलते हैं चार्टर। तो चार्टर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में टोटल जो संख्या है वो है 15 लोगों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा है 15, कुल संख्या कितनी है 15, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी जो है वो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होंगे। आज इतना समय हो गया है लेकिन आज तक सुरक्षा परिषद के सदस्यों में चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अस्थायी सदस्यों की तो इनकी सदस्यों में चेंजेस हुए हैं। पहले 6 थे और आगे चल के इसकी संख्या 10 बना दी गई है, ठीक है ना। तो टोटली अगर कहा जाए तो टोटल संख्या कितनी है? 15 संख्या है, जिसमें से जो 5 स्थायी देश हैं ये फिक्स हैं। जब से बना है संयुक्त राष्ट्र संघ में जब से सुरक्षा परिषद बना है तब से लेकर आज तक स्थायी सदस्य स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। इनके में चेंजेस नहीं आया है। अब हम ये समझते हैं कि 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ये 5 ऐसे देश हैं जो कि स्थायी सदस्य के रूप में काम करते हैं। समझ में आ गया? अब समझते हैं 10 जो है अस्थायी जो देश हैं वो कोई भी देश हो सकते हैं। बेसिकली इनको जो चुना जाता है वो 2 साल के लिए चुना जाता है, 2 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। देखिए इसके 10 अस्थायी सदस्य देश जो है वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और कौन चुनता है? महासभा चुनती है, ठीक है ना। आगे समझते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। तो बेसिकली अगर कार्य देखा जाए तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना ये इसके कार्य हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों का जो चुनाव करना, जो कि हम देखें पिछले जो अंग हैं उन लोगों का चुनाव करने का जो जिम्मेदारी होता है वो होता है सुरक्षा परिषद के पास। आगे सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का भय हो। यानी कि अगर सुरक्षा परिषद को लगता है कि कुछ ऐसा खतरा है जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है तो उस पर यह कार्रवाई तुरंत करती है। आगे सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्रवाइयों, विश्व शांति के खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकती है, ठीक है ना। आगे समझते हैं सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप समझते हो संविधान का संशोधन होता है तो हमें पता है कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रोसेस अपना होता है। तो ऐसे ही जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद क्या करती है, अगर कुछ चार्टर में संशोधन करना होता है तो उस समय सुरक्षा परिषद अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब समझते हैं वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर जिसको बोलते हैं निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या होता है? तो बेसिकली देखिए वीटो पावर क्या है इस चीज को समझिए। जैसे कि आपको पता है सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश हैं? 15 देश हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 क्या है? अस्थायी हैं। अब बेसिकली जो 5 देश हैं इनको वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है कि अगर कोई देश वीटो पावर का यूज कर लेता है तो कोई कितना भी बड़ा निर्णय हो उस चीज को पास नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा आया है, कोई भी एक मुद्दा आया और उस मुद्दे को क्या किया गया है, उस मुद्दे को यूएनओ में भेजा गया है और यूएनओ में जब भेजा जाएगा तो वो जाएगा सुरक्षा परिषद के पास। अब जो वो सुरक्षा परिषद के पास जाएगा तो इस पे वोटिंग होगी, उस मुद्दे पर वोटिंग होगी। अब उस मुद्दे पर अगर वोट होता है, अगर सपोज करते हैं कि ये 5 देश और बाकी के जो देश हैं उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए तो उस मुद्दे को पास कर दिया जाएगा, मतलब एक्शन ले लिया जाएगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इनमें से ये जो 5 देश हैं, अगर इन 5 देशों में से कोई एक ने भी मना कर दिया इस मुद्दे को लेकर तो वो मुद्दा आगे पास नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिए अगर कोई एक ने भी मना कर दिया तो वो मुद्दा आगे नहीं पास होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक की ही वैल्यू हुई, बाकी चारों की वैल्यू नहीं हुई, बाकियों की वैल्यू नहीं हुई। अच्छा, अब ये मत समझना कि सिर्फ मैं इस पे ही सर्कल लगा रहा हूं तो इसी देश की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर 5 देशों में से किसी एक ने भी मना कर दिया, किसी एक ने भी, कोई भी हो सकता है वो, तो वो मुद्दा आगे पास नहीं होगा। इसे बोलते हैं निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार। देखिए निषेधाधिकार या वीटो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की महत्वपूर्ण शक्ति है। निषेधाधिकार का अर्थ है स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकना। मैंने बताया ना, कोई एक देश भी अगर ये वीटो पावर का यूज कर लेता है इसका मतलब ये है कि वो प्रस्ताव पास होने नहीं देगा। आगे इसका अभिप्राय यह है कि यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरुद्ध वोट डाल दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। बेशक उस पर बाकी के स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों ने स्वीकृति दे रखी हो, पर वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन 5 देशों में से किसी एक ने मना कर दिया, मतलब उसने अपनी वीटो पावर का यूज कर लिया। वीटो पावर का मतलब समझ लो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र कब यूज करते हैं? अंततः लास्ट में यूज करते हैं जब कोई चारा नहीं बचता है। तो इसका मतलब यही है कि लास्ट में कोई भी अगर इन 5 देशों में से कोई एक ने अगर यूज कर लिया वीटो पावर तो वो आगे पारित नहीं होगा कोई भी प्रस्ताव। तो इस वजह से वीटो पावर का ये यूज होता है। नेक्स्ट समझते हैं, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बनावट में अगर देखा जाए तो अस्थायी
जो देश हैं, अस्थायी जो देश हैं, इनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो इनकी संख्या पहले कितनी थी? 6 थी, लेकिन आगे चल के 4 और इंक्रीज कर दी गई, इस तरीके से 10 हो गई टोटल। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी तो चेंजेस होनी चाहिए ना, ये सुरक्षा परिषद में भी तो चेंजेस होनी चाहिए ना, जिसमें 5 देशों को जो वीटो पावर मिला हुआ है, या तो उसमें देशों की संख्या बढ़ा दो। क्योंकि अगर मान लिया कि यूएनओ कब का बना? 1945 का। 1945 में मान लिया कि जो 5 देश है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, चलो मान लिया कि आपने उनको दे दी सारी शक्ति, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि पावरफुल हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुधार की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों की जा रही है, सुधार के कौन कौन से प्रस्ताव सुझाए गए हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों की जा रही है, इसके पीछे रीजन है। तो रीजन क्या है? सबसे पहली चीज, जैसा कि आपने देखा कि कोई भी प्रस्ताव पे अगर एक देश ने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। हो सकता है कि अगर एक देश की मनमानी चल रही हो, वही बार बार वीटो पावर का यूज कर ले रहा हो, तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो इसमें चेंजेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जाहिर सी बात है करना चाहिए। तो यही लिखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मांग के कारण, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है। तो सबसे पहले पे हम देखते हैं सुरक्षा परिषद में 5 बड़े देशों के पास वीटो होने के कारण अनेक देश जैसे वियतनाम, चीन आदि को काफी समय तक सदस्यता नहीं मिल सकी। यानी कि अगर देखा जाए तो वीटो की वजह से इन देशों को मतलब सदस्यता नहीं मिल पाई। लेकिन आगे चल के चीन को भारत ने सिफारिश किया तो चीन को भी शामिल कर लिया गया था सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में। आगे समझते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की स्थापना विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, परंतु वीटो का अधिकार होने के कारण 5 बड़ी महाशक्तियों में से किसी एक के वीटो करने से प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता अगर किसी एक ने भी वीटो का यूज कर लिया तो। आगे मार्च 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना द्वारा इराक पर आक्रमण किया जा चुका है, परंतु यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अंतर्गत नहीं की गई। आपने देखा कि जो 4 ऑपरेशन जिसमें मैंने कराया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, और इसके अलावा प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि 2003 में जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किया गया था, तो उस टाइम पे जो अमेरिका ने परमिशन नहीं ली थी यूएनओ से, तो जाहिर सी बात है यूएनओ से परमिशन नहीं ली तो इसका मतलब यूएनओ का दबदबा तो है नहीं। तो इसी वजह से सुधार की मांग की जा रही है कि जो यूएनओ है वो अपना पावर दिखाए, तभी तो बाकी के जो देश है वो देश तभी तो विश्वास करेंगे यूएनओ पे। तो यही चीज लिखा है। आगे, ऐसे कारणों से समय समय पर यह मांग उठाई जा रही है या उठाई गई है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। समझ में आ गया? तो बाकी बहुत सारी कमियां यूएनओ में। आपने देखा यूएनओ की एक चीज बताओ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी ना। और आपको पता है शीत युद्ध की स्टार्टिंग भी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और कब तक चली हुई थी? 1991 में चली थी। तो क्या उस समय यूएनओ ने कुछ किया? नहीं किया ना। तो कहीं ना कहीं कमियां ही तो है। तो यही चीज है, इन सभी चीजों में सुधार की मांग की जा रही है। आगे, सुधार के लिए सुझाव, कौन कौन से सुझाव दिए गए, यानी कि कौन कौन से चेंजेस किए जाए, ये सुझाव भी तो दिए गए हैं। तो कौन कौन से इस चीज को समझते हैं। पहला समझते हैं, सुधार के कई प्रस्ताव हैं, जिसमें एक यह है कि सुरक्षा परिषद में किसी को भी वीटो का अधिकार न दिया जाए। यानी कि जो हम वीटो पावर बार बार बोल रहे हैं 5 देशों को दी गई है, इसमें से किसी को भी वीटो का अधिकार न दिया जाए। आगे, दूसरे, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या जो अभी 5 है उसमें क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए। यानी कि जो 5 देश हैं, इन 5 देशों में वृद्धि कर दिया जाए। इसमें 6 कर दो, 7 कर दो या 10 कर दो, जो भी हो सके उतना करो। आगे, भारत, जापान, जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि इन देशों का संयुक्त राष्ट्र में रचनात्मक सहयोग ही रहा है और इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कहा जाए तो भारत, जापान, जर्मनी, ये जो देश है वो देश हमेशा से ही यूएनओ को सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो इस तरीके से इन देशों को भी स्थायी सदस्य मिलना चाहिए ही चाहिए। आगे समझते हैं, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व की चर्चा कीजिए। अब बेसिकली यहाँ पे हम ये समझते हैं कि 1991 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अपना सोवियत संघ था उसका जब अंत हो गया था, तो उस टाइम पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसका क्या महत्व था। तो जाहिर सी बात अगर देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में एक ऐसी महाशक्ति बन बैठा था जिसका टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इसलिए क्या था? अमेरिका का बोलबाला था। अमेरिका की शक्ति पर सरलता से नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका, अगर आप देखोगे तो 1991 के बाद जब सोवियत संघ का अंत हो गया था, उसके बाद अमेरिका ने 4 ऑपरेशन किए, ठीक है ना। तो ये अपनी मर्जी से किया। तो जाहिर सी बात अगर इस पर कोई नियंत्रण कर लेता तो ये क्या युद्ध कर पाता? क्या ऑपरेशन कर पाता? नहीं करता। आगे, अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। जाहिर सी बात है, अमेरिका इतना पावरफुल है जिसमें उसकी यूएनओ में भी चलती है और हर जगह पे चलती है। आगे, इसका उदाहरण हमने 4 ऑपरेशंस में देखे जो कि अमेरिका में बिना यूएनओ की इजाजत से किए। आगे समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का विशेष प्रभाव है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का विशेष प्रभाव है क्योंकि अमेरिका हर एक चीज से मजबूत है। आगे समझते हैं, यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला जो देश है वो है अमेरिका ही है।
आगे इस वजह से अमेरिका का बोलबाला रहता है। यूएनओ अमेरिका की भू क्षेत्र पर स्थित है, जिसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अपने हित या उसके साथी राष्ट्रों के हितों के लिए वीटो का भी प्रयोग कर सकती है, आगे जिसकी विभिन्न देशों ने आलोचना की है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व इस तरीके से है। आगे समझते हैं भारत को यूएनओ के स्थायी सदस्य न बनने के कारण। अब हम समझते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य, जो हम बार बार कर रहे हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो कि 5 सदस्य हैं, इनमें से शामिल करना बार बार, मतलब भारत हमेशा से ही चाहता है कि जो 5 जो देश हैं इनमें वो भी शामिल हो पाए, लेकिन कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से इसको सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बनाया नहीं जा रहा है। कौन कौन से ऐसे कारण है उस चीज को हम समझने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, भारत के पड़ोसी देश यह नहीं चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्यता हासिल करे। भारत के जो पड़ोसी देश है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो जब चीन को शामिल करने की बारी आई थी तो उस टाइम पे भारत ने सपोर्ट किया था चीन का। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो चीन ही मतलब टांग अड़ाता है और वो कहता है कि भारत को स्थायी सदस्य मत दो, क्योंकि सबको ये बात पता है कि जो भारत है इतना पावरफुल देश है कि अगर ये स्थायी सदस्य में आ गया तो ये बहुत कुछ कर जाएगा। तो इस वजह से पड़ोसी देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत भी स्थायी सदस्यता हासिल करे। आगे कुछ देश तो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर परेशान है। कुछ का यह मानना है कि भारत अगर स्थायी सदस्य बन गया तो पड़ोसी देश के जो मामले हैं उस चीजों में कहीं ना कहीं पक्षपात ना कर दे, मतलब भेदभाव ना कर दे। आगे कुछ देशों का यह भी मानना है कि अगर अस्थायी सदस्यों में परिवर्तन हुआ तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों को भी शामिल करना पड़ सकता है। अगर भारत को शामिल किया गया अस्थायी सदस्य में तो ये जो बाकी के जो अन्य देश हैं ये भी बार बार कहेंगे कि हमें भी शामिल किया जाए। इस वजह से न तो भारत को किया जा रहा है न कि अन्य देशों को किया जा रहा है। आगे कुछ देशों का विचार है कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि उपस्थित सुरक्षा परिषद में यही देश शामिल नहीं है। कुछ का यह मानना है कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों को भी मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए। आगे ऐसे सरोकारों को देखते हुए, यानी कि इन सभी चीजों को देखते हुए भारत अथवा किसी और देशों के लिए समीप भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना कठिन लगता है। जैसे आपने देखा नहीं है कि एक को हम शामिल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम एक को करेंगे तो बाकियों को करना पड़ेगा। इस वजह से ना हम एक को करेंगे ना हम किसी को करेंगे। तो इस तरीके का माहौल है जिसकी वजह से भारत को स्थायी सदस्य बनने नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। आगे लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा को लेकर भारत द्वारा किए गए प्रस्ताव लिखिए। देखिए यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप नॉन स्टॉप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तब तो आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप जाहिर सी बात है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट का जब ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ी सी चीजें रिवाइज करके देख लीजिएगा कि अगर पीछे कोई दिक्कत है उस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको सारा चीज प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए हमारा क्या है, हम चीजों को एक बैक टू बैक समझाते हैं। अगर आप हमसे कहोगे लगातार हम इंस्टीट्यूट में 2 से 3 घंटे लगातार बोलते रहते हैं तो हमारी एक तरीके से हैबिट बन जाती है। लेकिन आप अगर एक साथ पूरा देख सकते हैं तो ही देखिएगा, अदरवाइज ब्रेक ले लेके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो कुछ चीजें जो है आपके दिमाग में चलती हैं और फिर क्या है आगे इस चीज को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए मेरा मकसद सिर्फ आप लोग को पढ़ाना नहीं है, बल्कि पढ़ाने के साथ साथ हर वो टिप्स बताना है जिसकी वजह से चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार है, सुधारों को लेकर भारत ने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं, भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो पहला लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा मतलब सुधार करने के लिए भारत ने हमेशा से ही समर्थन किया है। आगे भारत का विचार है कि परिवर्तित होते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है। जैसे आपने एक लैंग्वेज मतलब एक चीज सुना होगा जिसको बोलते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी कि चेंजेस इज अ नेचर ऑफ लाइफ। अगर हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढालेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चेंजेस होना चाहिए जो कि समय के साथ होना जरूरी है, जिसकी वजह से उसमें मजबूती आएगी और दृढ़ता बढ़ेगी। ठीक है, आगे समझते हैं। भारत का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मसला प्रमुख होना चाहिए। एजेंडा का मतलब होता है एक तरीके से उसका जो कार्य है, तो प्रमुख जो कार्य है उनमें से जो विकास का मसला है उस चीज को सबसे नंबर 1 पे रखना चाहिए ताकि विकास हो पाए और दूसरे नंबर पे शांति हो पाए। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं बढ़ी है? अगर मैं बात करूं तो आम सभा की जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं बढ़ी है? ये कहीं ना कहीं मतलब कमी है। तो इस चीज को लेकर भारत बार बार प्रयत्न कर रहा है। आगे सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यह प्रतिनिधि मूलक होगी तथा इसे विश्व बिरादरी का अधिक समर्थन मिलेगा। अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में अगर सभी देशों को शामिल किया जाए तो इससे क्या होगा, सभी को प्रतिनिधित्व मूलक एक तरीके से सभी जब लोग इसमें शामिल रहेंगे तो कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे और जाहिर सी बात है इसमें सभी विश्व बिरादरी को भी समर्थन मिल सकता है। आगे 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या
जो 1965 में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें से जो संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 15 कर दी गई। परंतु स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो कि कहीं ना कहीं गलती है। तो इसी वजह से भारत हमेशा ये कह रहा है कि जो पहले हो गया वो तो हो गया, लेकिन अभी चेंजेस करो। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अधिकतर विकासशील सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर विकासशील देशों को भी चुनना चाहिए, क्योंकि इससे निर्णय पर असर पड़ेगा। जैसे आम सभा में की अगर बात किया जाए तो उसमें विकासशील जो देश हैं उनकी संख्या तो है, लेकिन अगर मैं सुरक्षा परिषद की बात करूं तो उसमें जो 5 स्थायी सदस्य जो देश हैं उनमें कौन विकासशील देश है? कोई है क्या? नहीं है ना। जितने भी देश हैं वो सब विकसित देश हैं। विकसित देश का मतलब जो विकास कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अमीर गरीब के बारे में थोड़ी ना सोचेगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि गरीब ही गरीब के बारे में सोच सकता है, तो ऐसे ही जो विकासशील देश हैं वही विकासशील देशों के बारे में सोच सकते हैं। इस वजह से विकासशील देशों को मौका दिया जाना चाहिए, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में, ठीक है। आगे समझते हैं। भारत स्वयं भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि भारत उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कि एक स्थायी सदस्य के तौर पर आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत जनसंख्या में भी ऊपर है, क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो ऊपर है। इसके अलावा यूएनओ में हमेशा सपोर्ट करता ही करता है। इसके साथ देखा जाए तो भारत के पास एक मजबूत सेना है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जीडीपी में भी ऊपर है। तो इस तरीके से भारत हर वो चीज को फुलफिल करता है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के योग्य है। आगे समझ लेते हैं। अब हम कुछ एजेंसियों के बारे में समझ लेते हैं कि एक तरीके से जो यूएनओ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई तथा इसके कार्यों की चर्चा कीजिए। तो जैसे हम देखते हैं बैंक, हम देखते हैं जी हमारा बैंक है एसबीआई, हम देखते हैं हमारा बैंक है कर्नाटका बैंक, हम देखते हैं हमारा है बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक है। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक भी तो होगा सभी देशों के लिए। तो विश्व बैंक जो है, तो विश्व बैंकों की अगर देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस बैंक की गतिविधियां मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई थी? विकासशील देशों के लिए बनाई गई थी। यह बैंक निम्नलिखित चीजों में कार्य करती है, जैसे मानव विकास में कार्य करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कार्य करती है, कृषि में कार्य करती है, ग्रामीण विकास में काम करती है, जैसे सिंचाई को लेकर, ग्रामीण सेवाओं को लेकर। बेसिकली ये लोन वगैरह देती है, जिसकी वजह से जो देश है वो डेवलपमेंट कर पाए। आगे, पर्यावरण सुरक्षा, इसके अलावा प्रदूषण में कमी और साथ ही साथ नियमों का निर्माण करना, उसे लागू करवाने का कार्य भी होता है विश्व बैंक के पास। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने का कार्य होता है, जैसे शहरी विकास के लिए देखा जाए, सड़क विकास के लिए देखा जाए, बिजली के लिए देखा जाए। इन सभी चीजों के विकास करने हेतु विश्व बैंक क्या देती है? पैसा देती है। आगे, अब ये मैं समझ लो फ्री में दे देती है पैसा, नहीं, जैसे होता है ना लोन वगैरह, इस तरीके से। आगे, सुशासन, सुशासन का मतलब होता है कि अच्छे से शासन करना, ठीक है। यानी कि कदाचार को रोकना, जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, जो अहिंसा है, इस चीज को रोकने का कार्य भी विश्व बैंक किया करती है। आगे, यह अपने सदस्य देशों को आसान कर्ज भी देती है और अनुदान देती है, यानी कि दान भी देती है। आगे, अधिक निर्धन देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। कोई ज्यादा ऐसे गरीब देश है, अगर विश्व बैंक उसको अनुदान दे देती है तो वो चाहती है कि वो अपना डेवलपमेंट कर ले। अगर वो चुकाने योग्य है तो वो चुकाए पैसा, अदरवाइज ना चुकाए, ठीक है। लेकिन ऐसा सभी देश नहीं कर सकते। ऐसा मत समझना कि सब अनुदान ले 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 घर पे बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाता है कि जो देश असमर्थ है चुकाने में, उन्हीं को ये चीज दिया जाता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और कितने देश उसके सदस्य देश हैं, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं IMF, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, बेसिकली शीत युद्ध के बाद के वक्त में कुछ संगठन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। उनमें से एक जो है वो है IMF। देखिए, विशेषकर संसार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो IMF है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। कितना? एक नंबर का। आपसे देखो, अगर MCQ के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि IMF का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कवर करवा देता हूं। आगे, ये संगठन वैश्विक स्तर पर, स्टार नहीं है, स्तर है, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है, साथ ही साथ मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी मदद मुहैया करवाता है, ठीक है ना। तो ये वित्तीय यानी कि पैसे से संबंधित कोई कार्य होता है वो चीज करता है, तथा तकनीक भी मुहैया करवाता है। आगे, 190 देश इसमें शामिल है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। आगे समझ लेते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत क्यों की है। जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि जिस टाइम पे चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करनी थी, उस टाइम पे चीन की वकालत भारत ने की थी। तो देखिए, चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह देश प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं था। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ का देश
नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत की और अंत में वह चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कराने में सफल हो गया था। और इस तरीके से देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उनमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन आज भी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि भारत ने क्यों चीन की वकालत की थी, ऐसे कौन से कारण थे। तो देखिए, चीन अगर देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे ऊपर है, तो चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत ने अनुभव किया है कि ऐसे देश को विश्व मंच से बाहर रखना विश्व के लिए खतरा का कारण बन सकता है, इस वजह से भारत ने इस चीज की वकालत की। दूसरा, चीन की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी है, उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने से विश्व के अन्य देशों को कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर कहा जाए तो चीन का जो भौगोलिक बनावट है, जो राजनीतिक बनावट है, कुछ इस प्रकार है जिसकी वजह से अगर वो यूएनओ में शामिल हो जाता है तो बाकी के जो अन्य देश हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। आगे, भारत चीन के साथ मित्रता। अगर देखो, भारत ने चीन की वकालत की तो भारत कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं चीन का वकालत कर दूंगा तो इससे भारत और चीन में मित्रता स्थापित होगी, और वाकई में हुई भी थी। 1954 की बात किया जाए तो उस टाइम पे चीनी हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे थे, ठीक है। लेकिन आगे चल के 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पे, तो फिर उसके बाद जो संबंध है वो अनबन से बन गए थे। आगे समझ लगते हैं, ह्यूमन राइट वॉच के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो ह्यूमन राइट वॉच के बारे में अगर देखा जाए तो ह्यूमन, जाहिर सी बात है मनुष्य की बात की जा रही है, और इसके बाद बात करते हैं राइट्स, जाहिर सी बात है अधिकारों की बात की जा रही है। तो देखिए, यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स जो है ये बनाया गया है मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, और ये क्या है, स्वयंसेवी संगठन, यानी कि खुद से ये कार्य करता है। आगे, यह अमेरिका का सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, और यह विश्व भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों का हनन की तरफ खींचता है। आपने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना था ना, अरब स्प्रिंग, उसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हुआ था, और देखते देखते ट्यूनीशिया में ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे फैल गया था। तो वो इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है, ह्यूमन राइट वॉच क्या करता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है और कार्रवाई करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि बारूदी सुरंग बनाते हैं। जैसे कोई सुरंग बनाना है पहाड़ों के भीतर, तो हमें पता है कि हम बारूद से फोड़ते हैं, और इसके साथ 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 फोड़ते फोड़ते यहाँ से क्या बनाएंगे, हम एक मार्ग बना देंगे जिसके अंदर से ट्रेन जाएगी। तो बारूदी सुरंगों पर ये रोक लगाने के लिए बनाया गया है। बाल सैनिकों का इस्तेमाल रोकने के लिए इस चीज का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में सहायता की है। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स जो बनाया गया है ये इन सभी चीज के लिए बनाया गया है, जिसमें एक मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, इसके अलावा मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बारूदी सुरंग पर रोक लगाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए बनाया गया है। अब समझ लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है। ये बेसिकली 2 नंबर में पूछा जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो जैसे कि ये स्वयंसेवी संगठन है, ऐसे ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है, और ये भी मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और ये भी मानव से संबंधित, यानी कि मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये इतने ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन चीजों को अगर आप कीजिएगा तो जाहिर सी बात अच्छे नंबर तो आएंगे। तो इस वजह से हर चीजों को तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर हर एक चैप्टर का वीडियो चाहिए, जैसे हर एक चैप्टर वाइज आपको वीडियो चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो गई, और इससे पहले जो मैंने बनाया था हर एक चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको विकास स्टडी पॉइंट के ऐप में मिलेगा। तो जाइए फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, बार बार सुरक्षा की बात की जाती है, और आज के टाइम पे आपको पता है सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी है। सुरक्षा है क्या, पहले इस चीज को समझिए। सुरक्षा क्या होता है, आप समझते हो खतरा। खतरा, जैसे खतरा किसको होता है, खतरा बेसिकली कई सारे ऐसे खतरे होते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं, कई सारे ऐसे खतरे होते हैं जो कि सामूहिक होते हैं। इंडिविजुअल कैसे होते हैं, जैसे जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। लेकिन पूरे समूह को वायरस से खतरा, जैसे आपने देखा कोविड आया था, कोविड से खतरा हुआ, सभी को खतरा हुआ, तो ये क्या हुआ, सामूहिक खतरा हुआ ना। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो खतरा क्या होता है, खतरा यानी कि एक तरीके से जो हमें हार्मफुल होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसी को कहते हैं खतरा। और खतरे से मिलने वाली आजादी को ही क्या कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे आज पुलिस है, पुलिस किस वजह से बनाई गई, क्यों बनाई गई, ताकि अगर हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो उस खतरे से छुड़ाने का जो जिम्मा होता है वो होता है पुलिस वालों का, यानी कि पुलिस वाले हमें इस खतरे से आजादी दिला देते हैं, और इसे ही हम सुरक्षा का नाम देते हैं। तो चलिए सुनते हैं, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। अगर आपको एक लाइन में किसी को बताना है तो आप क्या बताओगे, सुरक्षा का मतलब यह है खतरे से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है, यानी कि चाहे मानव हो चाहे कोई भी हो, हर कोई खतरे से भरा रहता है।
कैसे भरा रहता है अभी हम आगे देखने वाले हैं। किंतु हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा नहीं माना जाता है, यानी कि अगर कहा जाए तो हर प्रकार का जो खतरा होता है वो सुरक्षा पर खतरा नहीं माना जाता है। जैसे जैसे आप देखो, बेसिकली अगर कहा जाए तो आज पृथ्वी हमारी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि हमें पता है कि ये एक ही जगह पे स्टेबल है और ये घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है, कि यानी कि सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये तो क्या है, ये तो इसकी प्रकृति है। लेकिन आप अगर सुनने लगो कि यार पृथ्वी कहीं गिर जाए तो क्या होगा, या फिर पृथ्वी पे कोई दूसरा ग्रह टकरा जाए तो क्या होगा, तो ये क्या है, ये खतरा तो है, लेकिन इस खतरे को खतरा थोड़ी नहीं मानोगे, ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल होना है तो होगा ही होगा। लेकिन वो खतरा जो हम खुद पैदा करते हैं, जैसे हम क्या पैदा करते हैं, अब वृक्ष है, पर्यावरण मानी पर्यावरण में तो वृक्ष जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वृक्षों को काटते हैं, तो खतरे को चुनौती तो हम खुद देते हैं ना। तो ऐसे खतरे बहुत ज्यादा खतरनाक खतरे होते हैं, और इसी से सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए। और कैसे मिलेगी, वो उस तरीके से मिलेगी जब हम खतरे को कम करने के उपाय करेंगे। तो समझ में आ गया? देखो इतनी सारी चीजें मैं समझाया इसी वजह से रहा हूं, ताकि आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए कि सुरक्षा क्या होती है, क्योंकि सुरक्षा अगर समझ में आ गया तो जितनी भी चीजें आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि अब विश्व को सुरक्षा मिलेगी। विश्व को सुरक्षा कैसे मिलती है? जैसे विश्व में आपको पता है पृथ्वी का बढ़ता तापमान कहीं ना कहीं खतरा है विश्व के लिए, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद खतरा है विश्व के लिए, एड्स, बर्ड फ्लू, कई प्रकार की बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, ये भी क्या है, विश्व के लिए खतरा है। तो इन खतरों से जो सुरक्षा मिलती है ना, ये सब विश्व सुरक्षा के खतरे हैं, और इन सभी खतरों से जो हमें आजादी मिलती है ना, इसी को विश्व सुरक्षा कहते हैं। तो यही चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा बेसिकली हर टाइप के खतरे से जो आजादी मिलती है उसी को सुरक्षा का नाम दिया जाता है। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ से दो तो हो गए, लेकिन दूसरे स्लाइड पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा लिखिए। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, और इससे पहले वाला जो ये क्वेश्चन मैंने बताया ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन ये समझाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इस वजह से मुझे समझाना पड़ा। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा क्या होती है? पहले हम समझते हैं सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पारंपरिक धारणा, दूसरा होता है अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक को 2 भागों में बांटा गया, एक बाहरी सुरक्षा और दूसरा आंतरिक सुरक्षा। और अपारंपरिक की धारणा ये है अब जो हम पढ़ने वाले हैं। पारंपरिक धारणा में अगर कहा जाए तो 2 टाइप्स के आता है, एक है बाहरी, दूसरा है आंतरिक। बाहरी जैसे एक देश को दूसरे देश से खतरा है, ये क्या है, बाहरी है। दूसरा आंतरिक क्या होता है, एक देश के अंदर होने वाले खतरे, जैसे मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, तो अभी एक देश से दूसरे देश में अगर कोई खतरा है तो ये क्या है, बाहरी खतरा है। लेकिन इस देश के अंदर ही कोई खतरा है तो ये क्या हुआ, आंतरिक खतरा हुआ ना। अच्छा आगे, सैन्य आक्रमण की धमकी जिसकी वजह से प्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा, जैसे एक देश दूसरे देश को धमकी देता है ना, तो ये जो खतरे होते हैं ये बाहरी खतरे होते हैं, और इनसे जो सुरक्षा मिलती है वो बाहरी सुरक्षा होती है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं आंतरिक सुरक्षा में, तो जैसे अराजकता फैल जाती है, जैसे देखते हो ना अंदर ही अंदर दंगे फसाद हो जाते हैं। अच्छा इंडिया में भी देखो तो शाहीन बाग में एक बार वो हुआ था, अपना क्या बोलते हैं, शाहीन बाग में लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे, तो ये अराजकता यानी कि दंगे फसाद है। इसके अलावा बीमारी हो गई, नक्सलवाद हो गया, आंदोलन हो गया, नौकरी भी एक प्रकार की खतरा, अगर मान लो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये भी एक प्रकार की खतरा ही हुआ ना। तो ये है आंतरिक खतरा जो कि एक देश के अंदर होती है। अब हम समझते हैं बाहरी सुरक्षा क्या होती है। तो बाहरी सुरक्षा मतलब सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन के लिए जो खतरा होती है, और इन सभी खतरों से ये जितनी भी बातें हो रही है सब किसकी बातें हो रही है, खतरों की बातें हो रही है। और इन सभी खतरों से जो आजादी मिलती है, क्या मिलती है, आजादी मिलती है, इसी को क्या कहते हैं, बाहरी सुरक्षा का नाम दिया जाता है। और ये आंतरिक जो खतरा हम बात करें, जैसे अराजकता, बीमारी, नक्सलवाद, आंदोलन, नौकरी, इसके अलावा राज्यों द्वारा अलग देश बनाने की मांग, नागरिकों द्वारा अलग देश बनाने की मांग, राज्यों द्वारा अलग देश बनाने की मांग और नागरिकों द्वारा अलग राज्य बनाने की मांग, तो ये जितने भी खतरे हैं, इन खतरों से जो आजादी मिलती है इसी को आंतरिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया? दोबारा एक बार और वीडियो देखिएगा, बिल्कुल A to Z चीजें समझ में आएंगी, मुझे पक्का भरोसा है आप लोग पे, ठीक है ना। अभी आगे समझते हैं अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा की अगर मैं बात करूं तो अपारंपरिक धारणा में ऐसे खतरे आते हैं जो कि नए खतरे में माने जाते हैं। नए खतरे जैसे अभी देखो कोविड आ गया, तो एक नया खतरा हुआ ना, तो ये चीज है। खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाओं को शामिल किया गया, क्योंकि युद्ध, जनसंहार तथा आतंकवाद साथ मिलकर जितने व्यक्ति को मारते हैं उससे कहीं अधिक लोग महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। जितना एक देश और 2 देश में जब लड़ाई होती है और जितने सैनिक, जितने लोग मारे जाते हैं, उससे कहीं अधिक किससे मारे जाते हैं, उससे कहीं अधिक अगर बात किया जाए तो आतंकवाद से मारे जाते हैं, महामारी से मारे जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से मारे जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात कर ले, चलिए आगे समझते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे निम्नलिखित कारण, जैसे कौन कौन से कारण है। पहला है तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि पहले के टाइम पे आतंकवादी इतने ज्यादा नहीं थे जितने आज के टाइम पे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको सूचना मिल जाती है, इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इनको सूचना मिलती रहती है, और सूचना मिलती रहती है तो इनको हर एक प्लान में आसानी हो जाती है। तो देखिए क्या लिखा है,
तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने आतंकवादियों की दुस्साहस को बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि आतंकवादी समूचे विश्व की समस्या बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी जितना आम व्यक्ति को फायदा पहुंचाई है, उससे कहीं अधिक आतंकवादियों को भी फायदा पहुंचाई है। आगे समझते हैं, तस्करी, जमाखोरी, वायुयानों को लूटने, पानी के जहाजों को बंधक बनाने जैसी घटनाओं के पीछे विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण ही है। आतंकवादियों के लिए किसी भी देश की मुद्रा का आंतरण करना आसान हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी भी तस्करी हो रही है या फिर वायुयान में लूटमार हो रहा है, पानी के जहाजों में बंधक बनाए जा रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये वैश्वीकरण का ही देन भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके पीछे वैश्वीकरण भी है, क्योंकि इससे एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं और जाहिर सी बात है, जाने के बाद वहां पे रहते हैं, चीजों को देखते हैं, देखने के बाद आतंकवादियों को बताते हैं और कमजोर चीजों को नोट आउट करके जाते हैं और फिर उसी पे वो अपना एक्शन ले लेते हैं। आगे, अत्याधुनिक हथियारों को नई प्राविधियों से बनाकर उन्हें बेचने की होड़ शीत युद्ध के दौरान की शैली। अब देखिए क्या है, आपको पता है शीत युद्ध में एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था, जो बहुत ही जोरों शोरों से आपस में लड़ाई हो रही थी। अब आप ये मत समझिएगा कि हथियारों की लड़ाई होती, बल्कि क्या हुई थी, हथियारों की लड़ाई होने के बजाय एक दूसरे की विचारधाराओं से लड़ाई थी। ठीक है, इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तनाव, संघर्ष, मतभेद एक दूसरे में जारी था। तो देखिए क्या लिखा है, अत्याधुनिक हथियारों को नई प्रविधियों से बनाकर उन्हें बेचने। अब देखो इसमें क्या है कि नए नए प्रकार के हथियार बनाए गए और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मौका मिला उन हथियारों को यूज करने का। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है सोवियत संघ में खूब हथियार बनाया, अमेरिका ने भी खूब हथियार बनाया और इन हथियारों की वजह से आतंकवादियों ने भी कहीं ना कहीं हथियारों का भरमार अपने पास रख लिया और जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ता रहता है। आगे समझते हैं, यातायात के साधन तथा स्वचालित यानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया है। यानी कि यातायात ने भी कहीं ना कहीं, आज व्यक्ति देखो एक जगह से दूसरी जगह गया है और इसमें आसानी हुई है, आम व्यक्ति को फायदा तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ आतंकवादियों को भी फायदा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है। आप देखो, शक्ति संतुलन का मतलब होता है, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना। और मान लो एक देश ये है, एक देश ये, एक देश ये, एक देश ये, इधर बहुत सारे देश हैं। अब आप क्या देखते हो कि सारे देश एक जैसे हैं, एक जैसे बराबर है। अभी आप क्या देखोगे कि अगर मान लो कि ये देश हथियार बना रहा है, ये देश मान लो एक हथियार बना दिया, तो जाहिर सी बात है ये पावरफुल हो गया बाकियों के देशों से। तो बाकी के देश क्या कहेंगे, अगर एक देश के पास हथियार है तो मैं भी हथियार बनाऊंगा, ये भी कहेगा मैं भी बनाऊंगा, ये भी कहेगा मैं भी, ये भी कहेगा मैं भी, ये भी कहेगा मैं भी। अब देखो, अगर किसी एक के पास सिर्फ हथियार है, बाकियों के पास नहीं है, तो क्या शक्ति संतुलन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर सभी के पास हथियार है तो शक्ति संतुलन हुआ ना, तो जाहिर सी बात हुआ। तो शक्ति संतुलन का मतलब यह है, या तो सारे बलवान बन जाओ, सबके पास हथियार हो, या तो किसी के पास हथियार ना हो, यानी कि सेम रहना है। अगर एक देश के पास परमाणु बम है तो आपके पास भी परमाणु बम होना चाहिए, तभी तो टक्कर हो पाएगा। तो इससे शक्ति संतुलन बनी रहेगी कि ना ये देश इस पे आक्रमण करेगा, ना ये देश इस पे आक्रमण करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं आक्रमण करूंगा तो ये भी आक्रमण कर देगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। अब मान लो कि अमेरिका जो है सोवियत संघ पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसको ये बात पता था कि अमेरिका के पास भी हथियार बहुत है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो सोवियत संघ भी हमला कर देगा और नुकसान दोनों को ही होगा। तो शक्ति संतुलन यहाँ पे थी, इसलिए तो लड़ाई नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए शक्ति संतुलन का है, शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश को इतना सबल यानी कि मजबूत नहीं बनने दिया जाए कि वो दूसरे के लिए खतरा बन जाए। जैसे मैंने बताया ना कि इसको अगर ये हथियार बना लिया है, बाकियों के पास हथियार नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये खतरा बन सकता है सभी के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी देश ऐसा बनने ही ना दो इसको। आगे, शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न भिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक स्वचालित करना चाहते हैं। तो मतलब क्या है कि शक्ति संतुलन के अंतर्गत क्या होता है कि सभी देश ये चाहते हैं कि चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना इंडिविजुअल करूंगा, हम किसी भी दूसरे देश का अपने ऊपर कोई जोर दबाव नहीं रखेंगे। और जाहिर सी बात है सारे देश अगर ऐसा ही करने लगे तो शक्ति संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर देखो एक देश दूसरे देश पे कायम अगर कुछ अपनी शक्तियों को दबदबा रखेगा तो इससे क्या होगा, इससे ये समझ में आएगा कि एक देश ज्यादा पावरफुल है, दूसरा देश बाकी पावरफुल नहीं है। तो क्या यहाँ पे शक्ति संतुलन हुआ? नहीं हुआ ना। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि जैसे ये पावरफुल है वैसे ये भी पावरफुल रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसको बनाए रखने के क्या क्या उद्देश्य है? देखिए मैं हेडिंग्स लिखा हूं और हेडिंग्स मैंने लिख दिया, तो इस चीजों को समझा तो मैं देता हूं, लेकिन अगर पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर में तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ जाएगा। इनमें से कोई 4 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप ध्यान से सुनिए। अब शक्ति संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? तो पहली चीज है गठजोड़ करके। पहली चीज है क्या? गठजोड़ करके। अब कैसे गठजोड़ करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने कर दिया यहाँ पे इरेज, और ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे मान लो गठजोड़ का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ये देश ये देश ये देश ये देश ये देश है। अब मान लो कि इसने क्या किया, इसने अपना हथियार बना लिया। अब मान लो इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये हथियार बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और गठजोड़ कर लेगा। भाई तू मेरा फ्रेंड है, सबसे बढ़िया दोस्त है, तो आप बताओ दोस्तों पे कोई आक्रमण करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, शक्ति संतुलन बनी रहेगी, दूसरा देश तो आक्रमण करेगा नहीं। ऐसे बाकी भी देश इसको दोस्त बना लेंगे, तो दोस्त जब बन जाएगा तो दूसरा आक्रमण करेगा नहीं। अच्छा, आगे चल के पैसा हो गया तो ये भी अपना हथियार बन जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर अगर दोस्त भी नहीं रहे और इसके पास हथियार है तो जाहिर सी बात है ये इस पे आक्रमण नहीं करेगा, ना ही ये इस पे आक्रमण करेगा। तो समझ में आ रहा है गठजोड़ का मतलब? गठजोड़ का मतलब होता है गांठ जोड़ लेना, यानी दूसरे से दोस्ती कर लेना। दूसरा का होता है शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है या तो किसी के पास हथियार ना हो, या निशस्त्रीकरण का मतलब होता है किसी के पास हथियार ना हो या तो
शस्त्रीकरण, यानी कि सबके पास हथियार हो, यानी कि किसी के पास हथियार नहीं है तो भी शक्ति संतुलन है, या सबके पास एक एक हथियार है तो भी शक्ति संतुलन है, क्योंकि यहाँ पे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा तो उसके पास भी हथियार है, इसके पास भी हथियार है। आगे क्षतिपूर्ति, अगर मान लो एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया और उसका क्षतिपूर्ति कर देता है, यानी कि जो नुकसान होता है उसको भर देता है, तो इससे भी शक्ति संतुलन बना रहेगा। जैसे मान लो कि आपने कुछ काम किया जिसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो गया, अब दूसरे का नुकसान हुआ तो उसका भरपाई आपने कर दिया, तो क्या सामने वाला आपसे गुस्सा रहेगा? क्या सामने वाला आपको मारेगा? क्या नहीं, आपने भरपाई कर दिया ना, तो वो चीज है। आगे हस्तक्षेप करके और हस्तक्षेप करके, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो इस देश और इस देश में अनबन हो गई, कुछ मनमुटाव हो गया, तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो या तो ये युद्ध भड़क हो सकता है, यानी कि लड़ाई हो सकती है, या तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। क्यों? अगर मान लो कि अगर ये इसने इसको भड़का दिया तो युद्ध हो जाएगा, अगर नहीं भड़काया, दोनों को समझा दिया तो युद्ध नहीं होगा, और जब युद्ध नहीं होगा तो शक्ति संतुलन तो बना ही रहेगा। तो ये चीज है। आगे संतुलनधारी, इसका मतलब होता है कि हर एक देश अपना एक संतुलन बना के रखे कि मैं इतना हथियार बनाऊंगा, ये भी कहेगा कि मैं भी सेम हथियार बनाऊंगा, ये भी कहेगा मैं भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। जब सारे ही सेम रहेंगे तो शक्ति संतुलन बना रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट बात कर ले, चलिए जी आगे समझते हैं। ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, इससे हमें ये पता लगेगा कि आप पढ़ते हो। अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है यार कि इतना सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा नहीं है। तो यूएनओ के महासचिव कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे ये भी बताइए, और हाल फिलहाल में उनकी डेथ कब हुई ये भी बताइएगा। और आगे क्या लिखा है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दीजिए। और दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है? ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आगे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी वजह से आपकी स्टडी और बेटर हो जाएगी। बाकी विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारा चीज आपको प्रोवाइड किया गया है। जाहिर सी बात है, जाइए वहां पे चीजों को देखिए, समझ में आएगा, अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इस नंबर पे आपको मैसेज कीजिए, ठीक है। बाकी www.vikasstudypoint.com पे वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सहयोगात्मक मूलक सुरक्षा क्या होती है। अब देखिए, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो सहयोग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन, मूलक सुरक्षा, यानी कि एक ऐसा सुरक्षा जिसमें एक दूसरे का सहयोग हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? सहयोग से कैसे सुरक्षा स्थापित हो सकती है? तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे ये विश्व है और विश्व में ये बहुत सारे देश हैं, विश्व में क्या है? बहुत सारे देश हैं। तो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा खतरा आया जो सभी के ऊपर आया एक साथ, आप कहोगे सर ऐसा खतरा कौन सा हो सकता है? तो ऐसा खतरा हो सकता है महामारी। जैसे आपने देखा कोविड-19 जो आया था, सभी देशों में आया था। तो इस टाइम पे क्या है, अब एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा। जब एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा तभी जाके सुरक्षा को स्थापित करा जा सकता है ना, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक देश खुद ही सामना कर रहा है, नहीं ना। तो अभी कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे आपने देखा कि सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसी के पास दवाई है तो दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है, किसी के पास ऑक्सीजन है तो दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है, किसी देश के पास वैक्सीन बन गया तो दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है, किसी के देश के पास पैरासीटामॉल है तो वो दूसरे देश को दे रहा है। तो इस तरीके से सहयोग के द्वारा सुरक्षा को स्थापित किया जा सकता है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, सुरक्षा पर मंडराते अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष ही नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत भी होती है। जैसे महामारी, आतंकवाद, वैश्वीकरण, निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या इत्यादि। शरणार्थियों की भी समस्या कहीं ना कहीं सामूहिक खतरा होता है। जैसे एक देश में अगर कुछ हो रहा है तो वो छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो ये गलती है ना, बल्कि इस देश को खुद ही मजबूत बनना चाहिए। तो ये चीज है। आगे सहयोग मूलक सुरक्षा से विभिन्न देशों के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे यूएनओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्वयंसेवी संगठन, ऐसे जो देश हैं वो शामिल हुए हैं, और इन सभी देशों और एजेंसियों के द्वारा ये जो सहयोग मूलक सुरक्षा इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपने देखा कोविड-19 के समय ये जितने भी संगठन थे एक दूसरे देश को बहुत ज्यादा हेल्प किए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, युद्ध के सिवाय मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरों के बारे में। जैसे आपको पता है एक देश को दूसरे देश से खतरा होता है ना, और किस चीज से खतरा होता है? युद्ध से। जैसे भारत और पाकिस्तान में सिर्फ युद्ध का ही खतरा होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध के बजाय, अगर युद्ध ना हो तो इसके बजाय मानव सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? तो क्या खतरा हो सकता है? पहला है वैश्विक ताप वृद्धि। जैसे आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग, आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन जो गर्मी है बढ़ते जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होते जा रही है इससे एक देश परेशान नहीं बल्कि सारे देश परेशान है। तो ये युद्ध नहीं है बल्कि फिर भी खतरा है। तो खतरा है तो वैश्विक ताप वृद्धि, तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी देशों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान है। इंसान अगर सारी चीजों को अगर ध्यान से नियमित रूप में करे, जनसंख्या पे कंट्रोल करे, तो विश्व तापमान कम हो सकता है। अच्छा, दूसरा चीज शरणार्थियों की समस्या। एक देश में लड़ाई होती है, उस लड़ाई की वजह से वो देश के जो लोग होते हैं वो दूसरे देश में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से दूसरे देश में दूसरे जो देश होता है वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीज में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी वजह से शरणार्थियों की भी समस्या कहीं ना कहीं खतरों में आता है। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष। अब आप कहोगे सर दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो ये हमारा पूरा विश्व है, और इस विश्व में आपको पता है ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। अब इसमें ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये, साउथ है, तो इसको कहते हैं जी उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी
जो गोलार्ध है वो उसमें विकसित देश बहुत है, यानी कि अमीर देश बहुत है। दक्षिणी गोलार्ध में विकसित देश कम है, यानी कि गरीब देश बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष क्यों चलता है, गरीबी होने की वजह से। तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष, युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं और सुरक्षा की जगह की तलाश में वो निकल चुके हैं। 1990 से लेकर 95 के बीच 70 देशों के मध्य कुल कितनी लड़ाई हुई 93 युद्ध हुए थे और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए थे। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर युद्ध होगा तो उस जगह को छोड़ के तो आप जाओगे, तो इसकी वजह से शरणार्थियों की समस्या बढ़ जाती है। आगे समझते हैं। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। इसका मतलब क्या है, टेररिज्म की वजह से सभी को समस्याएं तो होती है। तो ये लिखा कि आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो कि जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और इसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है जैसे विमान अपहरण किसका किया गया था, याद करो, अमेरिका वाला केस मैंने बताया था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 2001 में। अमेरिका ने चलाया था, किसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के 4 जहाजों को, व्यावसायिक विमानों को कब्जा कर लिया था आतंकवादियों ने। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो विमान अपहरण, भीड़ भाड़ जगहों पे बम फोड़ देना, जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार जैसे ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगा देना। तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान ही होगा। आतंकवादियों का काम ही है नुकसान करना। नेक्स्ट समझ लेते हैं, प्रदूषण अथवा पर्यावरण क्षरण। अब इससे भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को नुकसान होता है। जैसे पर्यावरण में हो रही भारी तीव्र हानि से संपूर्ण विश्व की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। जैसे विश्व की आबादी निरंतर बढ़ रही है, वह 700 करोड़ के आंकड़े को छू रही है, यानी कि टोटल विश्व की आबादी अगर बात करें तो 700 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। इस विशाल मानव समूह के लिए निवास स्थान, रोजगार के लिए, नए नए कारखानों के निर्माण के लिए भू स्थल, जल संसाधन का अभाव है। अब व्यक्ति पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है नौकरी तो करेगा ही, तो नौकरी करेगा तो नौकरी तो चाहिए, तो कारखाने खोलने पड़ेंगे, और इसके अलावा निवास यानी कि रहने के लिए उसको चाहिए जगह, खाने के लिए खाना तो चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का अभाव हो जाता है, यानी कि कमी हो जाती है। अभी से यह महसूस किया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पर्यावरण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे मानव की भावी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो भयंकर खतरों में उनके लिए एक भयंकर खतरा पैदा होता जा रहा है। और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव स्वरूप, सामान्य जीवन और शांत वातावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं मानव सुरक्षा खतरे में है। ठीक है, तो अभी देखिए, इसमें हमने युद्ध की कहीं बात नहीं की है, बल्कि ये वो खतरे हैं जो कि पर्यावरण की वजह से होते हैं, आतंकवाद के कारण होते हैं, शरणार्थियों की वजह से होते हैं और विश्व तापन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए, यानी कि सुरक्षा नीति कैसे बनाई गई, भारत ने क्या क्या चीज किया है, इस चीज को देखिए। तो देखिए क्या लिखा है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के विभिन्न घटक, भारत को पारंपरिक यानी कि सैन्य खतरा और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोई भी देश है, एक देश में 2 खतरे तो होंगे ही होंगे, एक पारंपरिक यानी कि अंदर खतरे, एक अपारंपरिक यानी कि बाहर के खतरे। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो हर एक देश के लिए 2 खतरे तो होना ही होना है, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत, यानी कि एक सैन्य खतरा और एक बाहर का जो खतरा होता है, ये तो होता ही होता है। तो देखिए, ये खतरे सीमा के अंदर और सीमा के बाहर दोनों ही होते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हर फेज से सुरक्षा की रणनीति बनाई जाती है। जैसे कौन से घटक है, पहला है प्रथम घटक कारक। देखिए, इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें यह बताया जाएगा कि भारत ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी और मैक्सिमम जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान के साथ हुई है, और एक बार लड़ाई हुई है वो किसके साथ हुई है, चीन के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैन्य खतरे से खतरा होता है कि नहीं होता है। एक देश के सेनाओं को दूसरे देश की सेनाओं से खतरा होता है, एक देश की जनता को दूसरे देश की सेना और जनता से खतरा होता है। तो ये लिखा है कि प्रथम घटक में सुरक्षा नीति का पहला घटक यह है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि भारत ने हमेशा अपने सेनाओं को मजबूत करके रखा है कि कल की डेट में अगर लड़ाई हो जाता है तो उस टाइम पे भारत हमेशा जीते ही। तो देखिए क्या लिखा है, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे, जैसे पाकिस्तान ने 1947-48 में किया, 1965 में किया, 1971 में किया, 1999 में किया। ये कश्मीर मुद्दे पे किया गया था और ये भी आक्रमण हुआ था, आगे चल के इसमें ताशकंद समझौता किया गया था। ये बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए किया गया था और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं भारत की जो सेना है उसको भारत सरकार हमेशा मजबूत बनाकर रखना चाहती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, अगर कल की डेट में अमेरिका से ही लड़ाई हो जाए, किसी से भी लड़ाई हो जाए, तो भारतीय सेना सक्षम रहे हर एक मुकाबले को झेलने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक बार लड़ाई हो गई थी 1962 में चीन से हो गई थी, जो कि चीन ने अचानक से हमला कर दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से भारतीय सेना ने हमेशा ही अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करके रखा है, तो जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा रणनीति मजबूत होती जाएगी। दूसरा क्या लिखा है, सुरक्षा घटक या कारक, यानी कि भारत की सुरक्षा की नीति का दूसरा घटक यह है, यानी कि भारत ने सुरक्षा को देखते हुए दूसरा पॉइंट उसने ये बनाया है कि अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थानों को मजबूत करना। अब जितने भी संस्थान हैं जो सभी देशों में कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग बना कर रखते हैं, उसमें भारत हमेशा सहयोग करता रहता है। भारत हमेशा से ही पहले से ही शांति को बढ़ावा देता है, कहता है कि लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है, आपका भी नुकसान हमारे भी नुकसान है, तो इसी वजह से हम सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है,
देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों को हमेशा अहमियत दिया है और इसी वजह से 1961 में गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया था और उसमें भारत ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था और आगे चल के गुट निरपेक्षता की नीति ऐसी थी कि भाई हमें उन देशों के साथ नहीं रहना है जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, हमें ऐसे देश बना के रहना है जिसमें कोई लड़ाई नहीं हो, सब आपस में मिलकर रहें और जाहिर-सी बात है इसमें अल्प विकसित देश विकासशील देश शामिल थे जो कि गरीबी में आते हैं या फिर मिडिल में आते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। हमेशा भारत ने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का विकल्प हमेशा चुना ही है। भारत ने हमेशा विश्व शांति और सुरक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए हैं जिसकी वजह से और इसके अलावा आगे भी करता रहता है वो कि आगे भी शांति बना रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीसरे घटक में बात करते हैं। तो भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश को अंदरूनी सुरक्षा सहयोगों से निपटने के लिए तैयारी करना। यानी कि अभी तो हमने बात किया बाहर की बातों की कि भाई एक देश को दूसरे देश से खतरा है इसलिए हमें सैन्य चीजों को मजबूत करके रखो, दूसरी चीज है विश्व शांति को बढ़ावा दो। अभी हम ये बात करने वाले हैं कि अंदर के खतरे कौन से होते हैं। जैसे अंदर के खतरे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्र में उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने के लिए कोशिश की। यानी कि इन्होंने हमेशा से ही ये सोचा है कि भारत से हम अलग हो जाए, लेकिन भारतीय सेना और भारत की रणनीति इतनी मजबूत है कि वो अलग होने ही नहीं देते हैं क्योंकि भारत एक अखंड देश है। आगे, भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है और यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय जन समूहों को अपनी शिकायत को खुलकर रखने, सत्ता में भागीदारी करने की मौका देता है। यानी कि हमेशा से ही ये जो भारत है एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, जो शिकायत है, तो खुल के भाई बात करो और सत्ता में भागीदारी करो। जैसे राजनीति में कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी अब देखो धीरे धीरे नेशनल लेवल पे पहुंच रही है ना, तो ऐसी पार्टी कोई भी हो ना, वो सत्ता में भागीदारी हो सकती है। आगे चौथा कारक है, आखिरी में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करना, यानी कि अब देखो आर्थिक चीजों को भी मजबूत करके रखना है जिसकी वजह से भाई पैसा रहेगा तभी तो सारा काम होगा। तो ये लिखा है कि आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी अभाव से निजात मिले, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा ना हो। यह प्रयास ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, देखिए गरीबों के लिए और सबको नौकरी मिल पाए, सबके बीच में आर्थिक समानता हो पाए, इसके लिए भारत ने हमेशा प्रयत्न किया है लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण किसको मिलता है? एसटी, एससी, ओबीसी। अब मुझे बताइए, और एक एसटी, एससी, ओबीसी को मिलता है और एक होता है जनरल को आरक्षण नहीं मिलता है, बाकी इनको आरक्षण मिलता है। तो अभी आप मुझे बताइए क्या एसटी, एससी, ओबीसी में कोई अमीर नहीं है? अमीर है लेकिन एसटी का सर्टिफिकेट है, उनको और लाभ मिल जाता है। क्या जनरल में गरीब नहीं होंगे ना यार, क्योंकि आप तो किससे बात कर रहे हो? आप तो इस चीज से कर रहे हो कि भाई वो तो कास्ट है, तो कास्ट होने से क्या अमीर बन जाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। आगे समझते हैं, हमारा देश अब भी गरीब है और यहाँ असमानताएं मौजूद है। क्यों गरीब है? क्योंकि लोग भाई कोऑर्डिनेट करना जानते ही नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सारे मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा ही रहा तो आगे चलकर गरीबी भी हटेगी। ठीक है, आगे फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर उपलब्ध है कि गरीब और वंचित नागरिकों की अपनी आवाज, यानी कि भारत का सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि गरीब भी अपना आवाज उठा सकता है और वंचित नागरिक भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खतरे के नए स्रोत कौन से हैं। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, सबके सब इंपॉर्टेंट है। देखिए सुरक्षा के खतरे के नए स्रोत कौन कौन से स्रोत है? तो देखिए सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, एक मानव सुरक्षा की बात है, एक विश्व सुरक्षा की बात है। मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मानव सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो मानव सुरक्षा मतलब क्या? जैसे एक देश को दूसरे देश से खतरा, और विश्व सुरक्षा मतलब होता है जैसे महामारी, आतंकवादी, सारे विश्व सुरक्षा में आ जाते हैं, सभी की बात हो रही है। तो देखिए ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। जैसे पहला है आतंकवाद। तो देखिए नया खतरा है आतंकवाद। तो आतंकवाद के बारे में तो मैंने पहले जिक्र कर दिया। आतंकवाद का आशय है कि राजनीतिक खून खराबे से है, जो कि जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और इसके निशाने पर कई सारे देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। यानी कि मान लो कि कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आ रही, किसको? आतंकवादियों को, तो उस टाइम पे वो बल प्रयोग करने की धमकी दे देते हैं और देने के बाद वो बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये नया खतरा है, पुराना भी खतरा है और नया भी खतरा है। आगे मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकार यानी कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन। तो देखिए मानवाधिकारों के लिए खतरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए स्रोतों का अंग माना जाता है। मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया। पहला है राजनीतिक अधिकार। पहला क्या है? राजनीतिक अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, जैसे व्यक्ति का अधिकार और सभा करने की आजादी। दूसरा क्या है? आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की आजादी। और तीसरा क्या है? औपनिवेशीकृत जनता और जाति मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन, मानवों के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं और अगर ये अधिकार वाकई में बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है इसको फॉलो भी किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अधिकार तो बना दिए गए लेकिन कई स्तरों पर ये अधिकार लागू नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार की वजह से अच्छी चीजें भी लागू नहीं हो पाती है। आज देख लो, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कोई भी दफ्तर, देखो मैं खुला बोल रहा हूँ, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दफ्तर में आपका काम जल्दी तभी होगा जब आप घूस खिलाओगे। क्यों? क्योंकि सरकार, कहते नहीं सरकारी काम बहुत धीरे धीरे होगा, तो ये यही रीजन है, क्योंकि भ्रष्टाचारी बढ़ती है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक बार मेहनत है, 1 साल 2 साल दबा के मेहनत करो, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, कहते हैं ना, और आज के टाइम पे हो भी रहा है। तो यही है, देखिए, पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है सबका, कि अच्छे से पढ़ोगे तो भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। भ्रष्टाचार की वजह से आज गरीब अमीर, देखो हम सब क्या है, एक निश्चित टाइम के लिए रहेंगे, 60 साल 70 साल 80 साल रह के मर जाएंगे। तो यार, भ्रष्टाचार अगर हम करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी तो ये चीज सीखेगी ना। तो हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयत्न करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और कहीं ना कहीं नए खतरे में आता है, ठीक है। तो 2 खतरे यहाँ पे हो गए, अभी हम आगे समझ लेते हैं। तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूदा खतरा में अंतर बताइए। 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि देखिए, एक गरीब देश है और एक अमीर देश है, तो मान लेते हैं गरीब देशों को पैसे का खतरा होता है, विकसित नहीं है, यानी कि गरीब है, तो जाहिर सी बात अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अमीर देशों को क्या खतरा होता है? इसके पास तो पैसा है ना, इसके लिए कौन से खतरे हैं? तो अभी हम ये बात करने वाले हैं कि गरीबों के लिए खतरे कौन कौन से होते हैं और अमीर देशों के लिए खतरे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, तीसरी दुनिया से हमारा अभिप्राय, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था, पहली दुनिया होती है जिसको कहते हैं अमेरिका और पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया किसको कहते हैं? सोवियत संघ और साम्यवादी देश, तीसरी दुनिया कहते हैं भारत और गुट निरपेक्षता वाले देश। यानी कि पहली दुनिया पूंजीवाद, दूसरी दुनिया साम्यवाद, तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता वाले देश को कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि तीसरी दुनिया से हमारा अभिप्राय जापान को छोड़कर संपूर्ण एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जैसे देश। अब आप कहोगे सर अमेरिका तो अमीर है, तो लैटिन अमेरिका का मतलब होता है जो दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, वो गरीब ही है। तो इसी वजह से जापान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संपूर्ण एशियाई जो देश है, अफ्रीकी देश है और लैटिन अमेरिका जैसे देश हैं, इन देशों के सामने, विकसित देशों की जनता के सामने आने वाले मौजूदा खतरे में बड़ा अंतर है। यानी कि गरीब वाले देश और अमीर वाले देशों के खतरों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है, इस चीज को देखते हैं। देखिए, विकसित देशों से हमारा अभिप्राय है प्रथम दुनिया तथा द्वितीय दुनिया के देश, यानी कि पूंजीवाद भी अमीरी था, साम्यवाद भी अमीरी था, तो ये दोनों तो अमीर देश में आ जाते हैं, विकसित देश में आ जाते हैं, और ये देश तो अल्प विकसित देश यानी गरीब देश में आते हैं। तो देखिए, विकसित देशों से हमारा अभिप्राय प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया के देशों से है। प्रथम दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और जर्मनी, इटली, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश आते हैं। जबकि दूसरी दुनिया में अगर बात किया जाए तो सोवियत संघ आता है, और जिसको आज के टाइम पे रूस कहा जाता है, और अधिकतर पूर्वी यूरोप के देश शामिल होते हैं, यानी कि ऐसे देश होते हैं जो कि अमीर होते हैं। तो अभी आपको अंतर बता दिया गया कि गरीब देश, अमीर देश। अच्छा, तीसरी दुनिया की बात किया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों के सामने बाह्य सुरक्षा का खतरा होता है, लेकिन उनके सामने आंतरिक खतरे भी मौजूद है। बाह्य का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से खतरा होता है, और इसके साथ साथ अंदर के भी खतरे होते हैं। जैसे कौन से खतरे होते हैं? बाहरी खतरों में उनके समक्ष बड़ी शक्तियों के वर्चस्व का खतरा है, यानी कि मान लो कोई गरीब देश है और एक अमीर देश है, तो अमीर देश जाहिर सी बात है छोटे देशों पर दबाव बनाएगा ना। तो इस देश के लिए खतरा एक तो ये है, बड़ा देश है, कि ये इस पर दबाव बना लेगा। जैसे याद करो, भारत भी किसी का गुलाम था, तो भारत के लिए तो ये सब खतरे थे ना। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि किसी भी देश के लिए बाह्य खतरा यानी कि बाहरी खतरा तो होता ही होता है, और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो आंतरिक खतरा भी होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि बाहरी खतरों में उनके समक्ष बड़ी शक्तियों के वर्चस्व का खतरा है। वर्चस्व का मतलब दबदबा, ये देश इस देश पे दबदबा करता है। आगे, वे देश उन्हें अपने सैन्य वर्चस्व, राजनीतिक विचारधारा के वर्चस्व और आर्थिक सहायता देने के वर्चस्व से डराते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगर मेरे में मिलकर नहीं रहोगे ना, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। यानी कि अमीर देश छोटे देशों को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। आगे, प्राय बड़ी शक्तियां उनके पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके या मनमानी कठपुतली सरकारें बनाकर उनसे मनमाने तरीके से तीसरी दुनिया के देशों के खतरे पैदा कर देते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो अमीर देश है, गरीब देशों के लिए खतरा बन जाते हैं। आगे, तीसरी दुनिया के सामने आतंकवाद का भी खतरा होता है, एड्स का खतरा, बर्ड फ्लू का खतरा, अन्य महामारियों का भी खतरा आ ही जाता है। इन देशों में प्राय संकीर्ण भावना के कारण, संकीर्ण भावना का मतलब छोटी छोटी सोच के कारण परस्पर घृणा उत्पन्न भी होती है, ठीक है। आपस में घृणा उत्पन्न होती है, जैसे जाति भेदभाव पे आधारित जो आंतरिक जो दंगे होते हैं, ऐसे खतरे भी होते हैं। अब कोई भी गरीब देश है, उसमें देखोगे अंदर की भी चीजें सही नहीं होती है, मतलब क्या है कि अंदर की भी जो जाति व्यवस्था, जो सिस्टम बनाया गया है, वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ बात किया जाए तो महिलाओं और बच्चों का निरंतर बढ़ता हुआ यौवन और अन्य तरह का शोषण। जैसे यौवन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप देखते हो कि बलात्कार वगैरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर जगह पे। अन्य तरह का जो शोषण होता है, जैसे भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि देश से भी इन देशों को खतरा उत्पन्न होता रहता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि किसी भी गरीब देश यानी कि अल्प विकसित देशों के लिए होता है, विकासशील देशों के लिए खतरा होता है। अब हम बात करने वाले हैं जो अमीर देशों के लिए खतरा होता है, वो कौन से खतरे होते हैं। तो देखिए, जहां तक विकसित राष्ट्रों का प्रश्न है, उनके सामने अनेक परमाणु बमों के वर्चस्व बनाए
बनाए रखना। अब देखिए विकसित राष्ट्रों के लिए खतरा क्या है, इनके लिए खतरा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये है अमेरिका और ये है सोवियत संघ, इनका ही एग्जांपल लेके बता देता हूं। एक को कहते हैं पहली दुनिया, एक को कहते हैं दूसरी दुनिया। अब इसके पास भी सैन्य हथियार थे, इसके पास भी सैन्य हथियार थे। अब इसके लिए खतरा ये था कि इसके पास हथियार ज्यादा ना हो, और इसके लिए ये खतरा था कि इस वाले के पास हथियार ज्यादा ना हो। तो अब इनके लिए ये खतरा हो जाएगा। और दूसरा खतरा क्या होगा, दूसरा खतरा ये होगा कि अब ये ज्यादा से ज्यादा फैले ना, और ये भी ज्यादा से ज्यादा फैले ना, एक दूसरे के लिए खतरे बन जाएंगे। तो ये देखिए क्या लिखा है, जहां तक विकसित राष्ट्रों का प्रश्न है, उनके सामने परमाणु बमों के वर्चस्व को बनाए रखना, विश्व की अन्य शक्तियों को नई परमाणु शक्ति बनाने से रोकना। यानी कि इनका एक ये भी है कि हमारे पास परमाणु बम आ तो गया है, लेकिन हम दूसरे को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। दूसरी ओर पहली दुनिया के देश चाहते हैं कि नाटो बना रहे हैं। जैसे आपने देखा कि सोवियत संघ का जब अंत हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे 15 देशों में डिवाइड हो गया था। अच्छा, नाटो किसने बनाया था, तो मैंने आपको बताया था अमेरिका ने नाटो बनाया था, NATO, सीटो बनाया था, CEATO, और सेंटो बनाया था, SEANTO, सेंटो बनाया था। नाटो, सीटो, सेंटो किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। और सोवियत संघ ने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। तो यही चीज लिखा हुआ है कि अमेरिका ये चाहता है कि नाटो बना रहे, यानी कि ये देश बना रहे, लेकिन वार्सा पैक्ट ना बना रहे। और सोवियत संघ ये चाहता है, यानी कि रूस ये चाहता है कि वार्सा पैक्ट बना रहे, और बाकी के जो देश है नाटो, सीटो, सेंटर ये ना बना रहे। तो एक देश को इस हिसाब से खतरा होता है। तो देखिए क्या लिखा है, दूसरी ओर पहली दुनिया के देश चाहते हैं कि नाटो बना रहे, वार्ता जैसे कोई सैन्य गठबंधन भूतपूर्व साम्यवादी देश पुनः गठित ना हो जाए। यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि जैसे सोवियत संघ पहले था, वैसा कोई अन्य जो संगठन विश्व में ना आए, क्योंकि खतरा पैदा हो जाएगा ना अमेरिका के लिए। इसलिए आगे विकसित देश ये चाहते हैं कि सभी देश मुक्त व्यापार, उदारीकरण, वैश्वीकरण को अपनाएं, और सभी तेल उत्पादन राष्ट्र उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ठीक ठाक कीमतों पर निरंतर तेल की सप्लाई करते रहें। यानी कि विकसित देश ये चाहते हैं कि जितने भी देश हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जिनके इधर तेल संसाधन है, वो बड़े देशों से बनाकर रखें, और बड़े देश जब मर्जी करें जब तब जाके वो तेल ले जा सके, और नियमित यानी कि कम से कम पैसों पे तेल ले जा सके। इसीलिए याद करो कि इराक पे अमेरिका ने हमला किया था ना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, मैंने आपको बताया था। तो ये चीज है। तो जो अमीर देश है वो ये चाहते हैं कि छोटे देशों पर पूरा कब्जा बना के रखें, और अपनी इच्छा के अनुसार वो उनको यूज कर सके। आगे विकसित देश ये चाहते हैं कि आतंकवादियों से निपटने के लिए न केवल वे सभी परस्पर सहयोग करें, अपनी तीसरी दुनिया के सभी देशों से उनका साथ रहे। यानी कि विकसित देश ये चाहते हैं कि आतंकवादियों से अगर हमें निपटना है तो हमें सबके साथ मिलकर काम करना है, चाहे तीसरी दुनिया हो, चाहे दूसरी दुनिया हो, चाहे पहली दुनिया, हमें सबके साथ लेकर काम करना है। आगे विकसित देश चाहते हैं कि बर्ड फ्लू, एड्स जैसे सभी नई बीमारियों को, महामारियों को रोकने में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो, और कोई भी राष्ट्र रासायनिक हथियार, जैविक हथियार न बनाए, और उससे बहुराष्ट्रीय निगमों को वर्चस्व और एकाधिकार विश्व स्तर पर बना रहे। यानी कि इनका कहना यह है कि कोई भी देश हथियार ना बनाए, क्योंकि अगर कोई भी देश हथियार बनाएगा तो जाहिर सी बात है इन देशों को टक्कर दे देगा। तो इस वजह से सभी को ये दबा कर रखना चाहते हैं। आगे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई शक्तियों से, जैसे चीन, भारत आदि के प्रभाव से वंचित है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें चीन और भारत अपने प्रभाव ना छोड़े। और आपको पता है चीन और भारत एक ऐसी शक्ति है जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट कर लेगी कि आगे चल के सभी देशों को टक्कर दे पाएगी। तो इस वजह से जो अमीर देश हैं, जो बड़े देश हैं, इन देशों से कहीं ना कहीं खतरा महसूस करते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर ओवर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बाकी नोट्स लेना है तो 7011911279 पे मैसेज कीजिएगा, चीजों को समझिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में। मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर से भी कहीं ना कहीं 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं, इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो न्यू देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे जो मेरे ऐप से पढ़ते हैं उसके बावजूद भी इसको देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, जो बच्चे मेरे ऐप से पढ़ते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो बच्चे न्यू देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को कवर करवा पाऊं ताकि उनको भी फायदा मिल पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के साथ साथ मेरा उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को हर एक चीज समझ में आए और पूरे सब चैप्टर की नॉलेज हो। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देख लेते हैं तो उनको पूरे चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा कि क्या से क्या चीज है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि पर्यावरण किसको कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है। देखिए, हर वो चीज जो हमारे आसपास है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, ठीक है, जल, आकाश, वायु, हर एक चीज पर्यावरण में ही आती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण की डेफिनेशन अगर देखें तो हर वो चीज जो हमें चारों ओर से घेरती है उसे पर्यावरण कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास के वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भूमि, जल, पहाड़, मैदान, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलवायु इत्यादि। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज जो हमें चारों ओर से घेर के रखती है वो सब का सब पर्यावरण में आती है। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। हर वो चीज जिसका हम उपयोग करते हैं संसाधन कहलाती है। अब क्या उपयोग करते हैं, किन चीजों में उपयोग करते हैं, जैसे देखिए, हर वो चीज
जो हमें प्रकृति से मिलती है और उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ियां हो गई, फल हो गया, फूल हो गया, जलवायु हो गई, प्रकाश हो गया, इत्यादि ऐसी चीजें हैं जो हमारे पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ठीक है ना? तो आई होप सो आपको दो चीज क्लियर हुआ होगा, एक पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। समझ में आ गया ना? प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ियां, फल फूल, वायु, प्रकाश, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति से मिलती है, वो सब हमारे प्राकृतिक संसाधन में आती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आज का प्रश्न देख लेते हैं। BWC का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दिए। नहीं आता फिर भी इसके बावजूद आप गूगल कीजिए, चेक कीजिए कि ये BWC क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और लेकिन फिर भी समझ नहीं आता तो विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे जाइए और वहां पे आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे कोर्स देखिए, कोर्स को एनरोल कीजिए और उसके बाद अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि वहां पे वीडियोज, नोट, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको मिलती है। साथ ही साथ बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, सैंपल पेपर मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पे, सारी चीजें लिखी हुई है, आप जाके खुद ही पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसके साथ साथ एनपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीटी का फुल फॉर्म देखिए, फर्स्ट चैप्टर में भी इस चीज के बारे में मैंने जिक्र किया था और आज भी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एनपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपके इस वाले एग्जाम में। ठीक है, इसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि हमारा चैप्टर ही है यार पर्यावरण के ऊपर, तो इस वजह से ये तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो आप फटाक से जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी देखिए यार, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको बेटर स्टडी के लिए नई नई प्रकार की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्टडी और भी बेटर होती चली जाएगी। बाकी आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो www.vikasstudypoint.com पे आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो पीडीएफ में नोट्स लेना तो 7011912793 पे मैसेज कीजिए, वहां पे आपको सारी चीज मिल जाएगा। तो ये है चीजें जो कि आपको समझनी पड़ेगी और अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक चीज की मिस्टेक हुई है, देखिए बार बार मिस्टेक हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। आप सिंपल सी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन समझ के रखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए यहाँ पे समझते हैं रियो सम्मेलन आखिर है क्या। देखिए पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, और वो भी कहाँ किया गया था? ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की जो राजधानी है रियो डी जनेरियो में। ठीक है, रियो डी जनेरियो में इस सम्मेलन को किया गया था। और ये सम्मेलन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। और इसमें टोटल 21 एजेंडे पे काम किया गया था, यानी कि 21 बातों पर सहमति हुई थी पर्यावरण से रिलेटेड, और इसी को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्या लिखा है कि रियो सम्मेलन की सिफारिश को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित होते हुए ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था। तो इस चीज को याद करके रखिएगा, रियो डी जनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि साझी संपदा क्या होती है। साझी, आपने सुना होगा कि साझा, कोई भी काम होता है साझा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमें छोटे छोटे क्लासों में स्टोरी में दिया जाता था कि एक होता है किसान और एक होता है हाथी। हाथी और किसान दोनों की साझी, मतलब वो होती है, मतलब साझा खेत होता है। तो ये स्टोरी तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे साझी का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो पार्टनरशिप पे हो, पार्टनरशिप यानी कि जितना हक इस व्यक्ति का होगा उतना ही हक इस व्यक्ति को होगा। यही चीज देशों में भी अप्लाई होता है कि जितना हक इस देश का होगा उतना ही हक इस देश का होगा। अब हम समझते हैं साझी संपदा क्या होती है। यानी कि साझी संपदा वो संपदा होती है जो किसी एक देश की नहीं होती बल्कि सबकी होती है। देखिए विश्व की साझी विरासत का अर्थ क्या है? साझी संपदा वह संपदा होती है जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। जैसे कि अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं, जैसे साझा चूल्हा, चूल्हा मतलब जैसे खाना बनाने के लिए चूल्हा होता है ना, तो आप देखते हो एक ही रसोई होती है और बाकी सबका खाना एक ही जगह बनता है, तो इसी को साझा चूल्हा कहते हैं। साझा चारागाह यानी कि जहाँ पे पशु चरने जाते हैं उसी को साझा चारागाह कहते हैं, जहाँ पे सबके पशु आएंगे चरने के लिए। साथ ही साथ साझा मैदान यानी कि वो मैदान जहाँ पे सभी लोग आएंगे क्रिकेट खेलने यानी कि घूमने के लिए, वो सारी चीजें। साझा कुआं जहाँ पे सारे समुदाय के लोग आएंगे पानी भरने के लिए, उसको साझा कुआं कहते हैं। इसके अलावा साझी नदी कुछ भी हो सकता है, यानी कि इस तरीके की चीजें कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थोड़े बड़े लेवल पे अगर जाते हैं तो बड़े लेवल पे जैसे देखते हो कि हर एक देश का, अब बताइए सूर्य किसी एक का है क्या? नहीं है, सभी का है, जाहिर सी बात है। क्या वायुमंडल किसी एक का है क्या? नहीं, सभी का है। पानी किसी एक का है क्या? नहीं, सभी का है। भूमि किसी एक की है क्या? नहीं, सभी की है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। हाँ, बात अलग यहाँ पे हो जाती है कि भाई सबने घेर रखा है, सबने कह दिया है कि ये मेरा देश है, तुम्हारा देश है, ये दूसरी बात है। लेकिन अदरवाइज कहा जाए तो साझी संपदा वो संपदा होती है जो सबकी होती है। ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिका, ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल हो गया, ये सभी की है। ठीक है ना, तो इस चीज को समझ के रखिएगा। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से क्षेत्र किसी एक क्षेत्र के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि कहा जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि किसी एक के क्षेत्राधिकार से क्या होता है? बाहर होता है, यानी कि उसमें सभी का अधिकार होता है। इसलिए उसका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उन्हें वैश्विक संपदा या फिर मानवता की साझी विरासत का नाम दिया जाता है। यानी कि देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैश्विक संपदा क्या है, तो भी आपको ये आंसर लिखना है। अगर आपको मानवता
की साझी विरासत क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको यही लिखना है, यही आंसर, ठीक है। और इसमें जैसे पृथ्वी की वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र तल, बाहरी अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज शामिल होते हैं जो कि साझी संपदा में आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अंतर। तो यहाँ पे आप सिंपल सी चीजें, पर्यावरण तो आपको मैंने समझा ही दिया है, इस चीज को याद करके रखिएगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो देखिए बेसिकली अगर बात किया जाए तो अगर ये हमारा विश्व है और विश्व में अगर देखा जाए तो ये जो उत्तर का जो साइड है, अगर देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। अगर मैं बात करूं उत्तर की देशों की, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, जैसे यूरोपीय देश हो गया, ये जितने भी देश हो गए वो सब के सब विकसित देशों में आते हैं। किस में आते हैं? विकसित देशों में आते हैं, अमीर देश में आते हैं। लेकिन मैं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, अगर नीचे के एरिया की बात करूं, जैसे दक्षिणी अमेरिका वगैरह की मैं बात करूं, तो ये जो होते हैं ये किस में आते हैं? ये विकासशील देश में आते हैं। कौन से में? विकासशील देश में आते हैं। यानी कि इनका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं शॉर्ट सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो ये है अमीर देश और नीचे वाले हैं गरीब देश, ठीक है। तो अब देखिए यही पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अंतर है, तो अभी इन्हीं चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले ये चीज तो आप पढ़ ही लीजिएगा कि पर्यावरण से अभिप्राय, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे विकास के दौरान इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण का अस्तित्व बना रहे। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम प्रकृति को इस हिसाब से अगर यूज करते जाएंगे, जो अंधाधुंध कटाई करते जाएंगे पेड़ों की, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही होगा। तो इसी वजह से ऐसा हमें काम करना चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि पर्यावरण पर आधारित रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी विकसित देश यानी कि उत्तरी गोलार्ध, बताया ना मैंने कि जो उत्तर में है वो अमीर देश है यानी कि धनी देश है, ठीक है, और गरीब और विकासशील देश अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। नहीं, यहाँ पे छोड़ो ये चीज, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अलग अलग है, ठीक है ना। ये अमीर देश है और नीचे वाले क्या है? गरीब देश है। आगे देखिए उत्तरी देशों की मुख्य चिंता क्या है, किस चीज में चिंता है? तो उत्तरी जो देश है वो इस चीज से चिंता है, जैसे ओजोन परत से चिंता है। क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा हम गैसों का यूज करते जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो गैसों का यूज करते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पृथ्वी का जो तापन है वो बढ़ते जा रहा है। अगर पृथ्वी का तापन बढ़ते चला गया तो जाहिर सी बात है जो बर्फ वाली जो पहाड़े हैं, बर्फ वाले जो पर्वत है वो धीरे धीरे पिघलते चले जाएंगे। इससे हमारे समुद्र का लेवल ऊपर होगा और साथ ही साथ पीने के पानी की कमी हो जाएगी। तो जो उत्तरी जो देश है यानी कि अमीर देश है, उनकी चिंता क्या है? ओजोन परत की चिंता है और साथ ही साथ वैश्विक तापन है, वही जो ग्लोबल वार्मिंग अभी मैंने बताया ना, विश्व तापन, ये है चिंता। लेकिन मैं दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो इनका चिंता क्या है? सबसे पहली बात है कि विकास करना और मतलब अपना डेवलपमेंट करना, और दूसरी चीज पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाना। यानी कि इनकी भी चिंता यही है। देखिए ये भी विकास करने के बाद जाहिर सी बात है यही आके फंसेंगे जहां पे आज अमीर देश फंसे हुए हैं। तो इनकी जो दक्षिणी देश है इनकी दोनों ही चिंता है, एक तो अपना विकास करना भी और दूसरा पर्यावरण प्रबंधन भी करना है। और अमीर देशों की चिंता क्या है? अमीर देशों की चिंता यही कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उस चीज को कंट्रोल करके रखें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण के संदर्भ में जिम्मेदारी, साझी भूमिका अलग अलग है। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है, तो इस वजह से याद करके रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि साझी संपदा क्या होती है, साझी संपदा जो कि आपको पढ़ ली है, वो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो साझी संपदा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए पीछे वाले स्लाइड पे अगर मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा विश्व है दो हिस्सों में डिवाइड है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो है अमीर है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है? गरीब है। तो यहाँ पे देखिए गरीब, जाहिर सी बात है गरीब ये कहेंगे ना कि आपने पर्यावरण को अच्छे से यूज किया, यानी कि अमीर देशों को कहेंगे कि आपने पर्यावरण को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया, तो यहाँ पे आपकी भूमिका ज्यादा बनती है पर्यावरण को बचाए रखने में। और गरीब देश कहते हैं जी हमारा डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है, हमने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से हमने पर्यावरण को नुकसान किया है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी ना करें तो भी सही है, लेकिन आप लोग ने पर्यावरण का यूज किया तो जाहिर सी बात है आपको तो करना ही पड़ेगा। तो यही चीजें हैं। तो देखिए विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने सोचा पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश की बराबर जिम्मेदारी हो, यानी कि कहा जाता है सबकी जिम्मेदारी एक जैसी हो। परंतु उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों को मतभेद किया। मैंने बताया ना दोनों के बातों में डिफरेंस है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध जो कि विकसित देश है, जो कि अमीर देश है, उन्होंने पर्यावरण को बहुत ही तेजी से यूज किया है, तो उनकी बचाए रखने की भूमिका ज्यादा है और हमारी भूमिका थोड़ी कम है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों का तर्क है कि विश्व के सभी देश समान रूप से मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे, परंतु दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों का तथ्य है क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उत्तरी देशों को ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आगे चलकर बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं, जैसे उसमें से एक है जो कि मैंने आपको बताया पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था, ठीक है। और इसमें 21 बातों पर सहमति की गई थी, इस वजह से इसको एजेंडा 21 भी कहते हैं। इसके साथ साथ बाली सम्मेलन, इसके साथ साथ डरबन सम्मेलन, इसके साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, बहुत सारे स्टॉकहोम सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन किए गए थे, जो कि मैंने पर्टिकुलर वाइज हर एक चीज मैंने अपने वीडियोस में बता रखी है, ठीक है। और वो जाके आप देख सकते हो, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखिए यहाँ
यहाँ पे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको बहुत ही अच्छी सारी सुविधाएं दी जाती है, तो जाके आप उस चीज को एनरोल कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं बैठा हूं ना, आप मेरे से बताइए, बाकी हर चीज का सॉर्ट आउट मैं करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनईपी क्या है और इसके कोई 2 कार्य लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। यूएनईपी, क्योंकि इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यूएनईपी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। तो ये देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या फिर संस्था है। किस चीज से जुड़ी हुई? पर्यावरण से जुड़ी हुई, ठीक है। और इसके मुख्य कार्य क्या है, इस चीज को समझिए। मुख्य कार्य में देखा जाए तो पहला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराया और इस विषय पर ध्यान को बढ़ावा दिया। देखो, कहने का मतलब यह है कि यूएनईपी का काम क्या है कि पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को, तो उस चीज का ध्यान केंद्रित करती है हमारी यूएनईपी, ठीक है। और किसका ध्यान केंद्रित करती है? जाहिर सी बात है, विश्व के सभी देशों का ध्यान केंद्रित करती है कि देखो भाई, ये गलत हो रहा है और आगे चल के अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इस संस्था का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई कदमियों की विश्व स्तर पर व्यापक ढंग से शुरुआत करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उस चीज पे कुछ ऐसी पहलकदमी करो, यानी कि कुछ ऐसे एक्शन लो जिसकी वजह से वो समस्या का समाधान हो पाए, ठीक है। साथ ही साथ इसके प्रयासों से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण जो बहुत पहले से लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, उस चीज का ध्यान यूएनईपी दुनिया के सामने रख रही है कि जिस चीज को तुम नजरअंदाज कर रहे हो, नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको ही नुकसान होगा। कहा जाता है कि 2050 तक हो सकता है कि पानी के लिए लड़ाई हो, क्योंकि पानी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको ही पता होगा कि जो वाटर लेवल है दिल्ली का, वो कम से कम 100 फीट या 120 फीट पे चली गई है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले 10 साल के अंदर वो कितने फीट पे जाएगी, और ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे पानियों की समस्या तो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व की साझी संपदा क्या है? देखो, बार बार इसी चीज का जिक्र हो रहा है और इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। और इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए। विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय या देश का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसपे किसी एक का नहीं बल्कि सबका ही अधिकार होता है। इस साझी विरासत का प्रबंध साझी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री तल, बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण, पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी शीघ्रता से प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता जा रहा है। देखिए, टोटली अगर मैं कहने की बात करूं तो साझी विरासत है, जिसको साझी विरासत वो होती है, साझी संपदा वो होती है जो सबकी ही होती है। जैसे कि वायुमंडल, जैसे कि आप ये देख सकते हो, अंटार्कटिका, ये जैसे कि आप बर्फों की पहाड़ी देख सकते हो, समुद्र तल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और बाहरी अंतरिक्ष जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और कहा जाता है कि विकसित देश जैसे ही जैसे अपना तरक्की कर रहे हैं, वैसे ही वैसे पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझ के रखनी चाहिए, और जिम्मेदारियों को जब सभी समझेंगे तभी जाकर हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस चीज को समझ के हमें रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि 1990 का जो दशक है, 1990 के दशक से ही अगर देखा जाए तो पर्यावरण के मसले को लेकर सभी देश एक्शन में आ रहे हैं। यानी कि अभी इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से 1990 में सारे देश परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखिए। तो पहला लिखा है कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से भिन्न कारणों से देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो कृषि योग्य भूमि निरंतर घटती जा रही है। जैसे जैसे आप देख रहे हो, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहां पे खेती होती थी लोग वहां पे भी जनसंख्या को बसाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा संसाधनों का यूज होता जाएगा ना। तो ये लिखा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घटती जा रही है। इसके साथ साथ मौजूदा कृषि की उर्वरकता भी घटती जा रही है। विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या को पीने के साफ पानी नहीं मिल पा रहे हैं। विश्व स्तर पर कई स्थलों पर जल युद्ध जैसी स्थिति बन गई। यानी कि कहा जाए तो कई सारे ऐसे जगह है जहां पे पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ कहा जाए तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि युद्ध हो, और कई ऐसी जगह जहां पे पानी की वजह से युद्ध भी हो रहा है। आगे बात करते हैं। विश्व तापमान के बढ़ने से समुद्र का तल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, तो इस इमेज में देखिए कि जैसे जैसे ये बर्फ की पहाड़, जो बर्फ का जो पर्वत है, धीरे धीरे अगर ये पिघलेगा तो जाहिर सी बात है इस चीज का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो आसपास के जो समुद्र के बगल में जो शहर बस रहे हैं उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बाढ़ आ जाएगा। तो यही चीज है। तो विश्व तापमान के बढ़ने से समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिससे बहुत से द्वीपीय देश एवं तटीय इलाकों के जलमग्न होने का खतरा बना हुआ है। यानी कि जलमग्न का मतलब होता है वही है कि बाढ़ आ गया, इस चीज का खतरा, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, इन चीज का खतरा बना रहता है। आगे बात करते हैं। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, बुरा प्रभाव तो हो ही रहा है। आगे मत्स्य भंडार घटते जा रहे हैं। मत्स्य वही है, मछली भंडार घटते जा रहे हैं। चारागाह अभी समाप्ति के कगार पे है। चारागाह भी समाप्त हो रहा है। आगे बात करते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता को हानि हो रही है। वनों की कटाई जो होती जा रही है, जिसकी वजह से जैव विविधता की हानि हो रही है। जीव जंतुओं की बहुत ही प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। जब वन ही काट दोगे तो वहां पे रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे, विलुप्त तो होते ही जाएंगे, खत्म ही होते जाएंगे। आगे समझते हैं। उपरोक्त परिणामों को देखते ही विश्व स्तर पर
पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहलकदमी शुरू हो चुकी है। देशों ने भी इनके लिए सहयोग की प्रयास किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि सारे देश मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो समस्या है, इस चीज का समाधान निकाला जा सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब समझते हैं पर्यावरण शरणार्थी से क्या समझते हैं, यानी कि पर्यावरण शरणार्थी क्या होते हैं। तो देखिए, पर्यावरण के खराब होने से, खाद्यान्न की उत्पादकता घटने से लोगों द्वारा उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कई जगह ऐसे है जहाँ पे मान लो सूखा पड़ गया, जहाँ पे मान लो कि गर्मी बहुत है, सूखा पड़ गया, और इसके अलावा जहाँ पे ये भी मान लो कि बार बार बाढ़ ही आ जा रहा है, वहां पर भी फसल नहीं होगा। एक तो वो जगह जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहां पे फसल नहीं होगा, एक वो जगह जहाँ पे बाढ़ ही आ गया वहां पे भी फसल नहीं होगा। तो उस वजह से उस स्थिति में वहां के लोग हैं जो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो यही है पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है कि पर्यावरण के खराब होने से एवं खाद्यान्न की उत्पादकता घटने से लोगों द्वारा उस स्थान से हटकर कहीं और शरण ले लेना पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। 70 के दशक में भयंकर अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। अनावृष्टि से अफ्रीका जैसे देशों के नागरिकों को इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नैरोबी घोषणा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, नैरोबी घोषणा की मैं बात करूं तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था। 1972 के 10 साल बाद यानी कि 1982 में एक नैरोबी घोषणा की गई थी। अब क्या है इस चीज को देखिए क्या लिखा है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन 1982 में नैरोबी में स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ यानी कि 10 साल बीतने के बाद एक आयोजन किया गया था। इस नैरोबी घोषणा में विलुप्त वन जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार किया गया था। किन किन चीजों को ध्यान से सुनिए। नैरोबी घोषणा की गई थी और इसमें क्या कहा गया था कि जो विलुप्त वन जीव हैं, जिनको लोग क्या कर रहे हैं, या तो पेड़ों को काट दे रहे हैं और वो विलुप्त होते जा रहे हैं, या फिर वो उस चीज को ले रहे हैं और उस चीज को बेच दे रहे हैं, और बेचने के बाद जाहिर सी बात है जैसे आप देखते हो हिरन पकड़ते हैं उसको बेच देते हैं, तो इनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस चीज पे एक्शन लेने के लिए नैरोबी घोषणा की गई थी। साथ ही साथ बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा को बचाए रखने के लिए भी बात की गई थी नैरोबी घोषणा में। साथ ही साथ समुद्र में प्रदूषण, जैसे हम देखते हैं कि कूड़ा कचरा डालते हैं जो नदियों में हम फेंक देते हैं, और आगे चल के यही जो चीज है जाके समुद्रों में मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे वहां पे रहने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु जैसे मछली होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको दिक्कत होगी, और फिर है वही वाली बात है कि बीमारी फैलेगी। तो इन सभी चीजों को लेकर घोषणा की गई थी, और कब की गई थी, 1982 में की गई थी, जिसको बोलते हैं नैरोबी घोषणा। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पर्यावरण से जुड़े कौन कौन से सम्मेलन हुए थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में तो देखने को ही मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण से जुड़े सम्मेलन हुए थे कौन कौन से, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, बाली सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, स्टॉकहोम क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। ये ऐसे सम्मेलन हुए थे जो कि पर्यावरण से संबंधित हुए थे, और इनमें से कोई एक तो पूछेगा, क्योंकि आप समझते ही हो कि कोरोना के बाद कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो इस चीज का अच्छे से डेफिनेशन मिले तो आप जाहिर सी बात है हमारे नोट्स को ले लीजिए। नोट्स में अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है, बेहतरीन नोट्स आपके लिए बताए गए। अच्छा, साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का नोट्स है हमारे पास। जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट को बताइए, हम उस चीज का नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक चैप्टर का नोट्स है, हर एक बुक का नोट्स है, जो भी आपको चाहिए मिलेगा। अब बस इतना है कि आप अच्छे से स्टडी कीजिए। बाकी और बेहतर ढंग से आप चाहते हैं पढ़ना तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाइए, एनरोल कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से चीजें दी गई है, अच्छे से समझिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो अपलोड हो चुके हैं, और अब हम बात करेंगे 9 चैप्टर यानी कि वैश्वीकरण पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। बाकी मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको पूरे चैप्टर के बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने पहले हमारे ऐप से आपने वीडियोस देखी हैं और आप फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आपका ऑल ओवर हर एक चीज कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, वैश्वीकरण जो नाम है ना, कुछ बच्चों के लिए न्यू है और कुछ बच्चों के लिए ओल्ड है। कैसे? वैश्वीकरण हमें पता है कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जहां जहां भी बात किया जाए, चाहे इकोनॉमी की चाहे बात किया जाए एसएसटी की, हर एक जगह पे वैश्वीकरण के बारे में दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताता हूं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए, हमें पता है हमारे विश्व में बहुत सारी कंट्रियां, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख सकते हो, बहुत सारी कंट्रियां हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, जैसे ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो दक्षिणी अमेरिका हो गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं यहाँ पे। ठीक है, अब होता यूं है कि अब
एक देश में जो प्रोडक्ट होता है, एक देश में जो सर्विसेज होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे देश में जाने योग्य होती हैं, वो क्या करते हैं, वो सामान को उठाते हैं और दूसरे देश में भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो मैकडोनल्ड, जैसे आप देखते हैं ना मैकडी बार हम करते हैं, जहाँ पे हम बर्गर खाने के लिए जाते हैं, तो जो मैकडी है वो कहाँ की है, अमेरिका की है, और अमेरिका वालों ने उस चीज़ को अन्य अन्य देशों में स्टैब्लिश किया है, जैसे कि भारत में भी स्टैब्लिश किया है। तो मतलब क्या है, अमेरिका की जो संस्कृति है, अमेरिका की जो खान पान है, उस चीज़ को दूसरे देशों में चलन हो रही है ना। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं भारत में। आपको पता है भारत आध्यात्मिक देश है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो गुरु है, गुरुओं की कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे आध्यात्मिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है यहीं पे भगवत गीता, रामायण से लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इस जगह को सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है, और यहाँ की जो पुस्तकें हैं जैसे भगवत गीता, इन सब चीज़ों को अन्य-अन्य देशों में, जैसे हो गया इंग्लैंड में, जैसे हो गया अमेरिका में, जैसे अन्य-अन्य देशों में भेजा जाता है और वहाँ पे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, ठीक है। लोग पढ़ते हैं बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक देश की चाहे प्रोडक्ट होती है, चाहे सर्विसेज होती है, चाहे कोई भी चीज़ होती है, उसको एक देश से दूसरे देश में भेजना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसका डेफिनिशन आप देख लीजिए। अच्छा, इसका इसका होने से मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक देश है, ये दूसरा देश है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवां है, तो ये जब आपस में एक-दूसरे से जब व्यापार करेंगे, लेन-देन करेंगे, तो स्थितियाँ एक-दूसरे के बीच में क्या होगी? मजबूत होगी। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन देशों में मजबूती लाता है, ठीक है? ना कि दूरियाँ लाता है। तो इस चीज़ को समझ के रखिएगा। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा या पूँजी का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होना। प्रवाह का मतलब होता है दूसरे देश में जाना, दूसरे देश में चलना। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल की और मैं बात कर लूँगा, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए आज के टाइम पे हमें पता है हम दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे मेट्रो चल रहा है। मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले जहाँ जापान में हुई थी। जापान की वजह से ही फिर यहाँ पे अपने इंडिया में आया। तो ये चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है वो जापान की है, और धीरे-धीरे हम करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टोयोटा कंपनी हो गई, ठीक है? वो भी जापान की है। तो उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं और सीखने के बाद अपने देश में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। साथ ही साथ बर्गर की बात करूँ तो जैसे मैकडी का आपने एग्ज़ाम्पल तो मैंने बताया ही है। साथ ही साथ बात करूँ, ये देखिए जीन्स, इतने टाइप्स की जो जीन्सें हैं, ये जो जीन्स है, जीन्स की वजह से ही मतलब आप समझ रहे हो आज के टाइम पे जो फैशन है हमारा किस लेवल पे पहुँच चुका है। पहले हमारा ड्रेसिंग सेंस अलग था, लेकिन आज के टाइम पे कुछ अलग है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये जो जीन्स है, ये जो मज़दूर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया था, और इतना मॉडर्न नहीं था। बड़ी-बड़ी जीन्सें होती थी, जो झोला टाइप में जीन्सें होती थी, इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग हैं कंफर्टेबली काम कर पाएँ, और जो कपड़े फटने वाली जो दिक्कत है ना, कि मान लो पतला कपड़ा पहन के अगर काम करते हो और फट जाता है, उस चीज़ को, दिक्कतों को दूर करने के लिए ही जीन्स आया था। लेकिन आज के टाइम पे हम फैशन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब देखिए याकुल्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो ये देखिए एक ऐसा एक ऐसा एक लिक्विड है, जैसे हम देखते हैं ना दही, दही में जो बैक्टीरिया होती है, कुछ अच्छी बैक्टीरिया होती हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है। तो लेकिन हम दही अगर खाते हैं तो हमें पता है दोनों टाइप्स की बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ याकुल्ट की, तो ये अच्छी बैक्टीरियाओं को, जो बैक्टीरिया होती हैं उस चीज़ का ही एक वो है, लिक्विड है, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। साथ ही साथ बात करते हैं पेप्सी। तो आप सबको पता होगा कि गर्मी का टाइम चलता है, तो पेप्सी कितना ही ज़्यादा हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या होता है, अब लोग नीड बना ली है। पहले क्या है, पहले घड़े के पानी से भी काम चल जाता था, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है फ्रिज ना हो घर में तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की है, जो चीजें अपने देश की है वो तो चलती हैं, साथ ही साथ बात करते हैं जो दूसरे देश की है वो भी दूसरे देश में जाकर प्रचलित हो जाती है। तो ये आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, एक देश की जो चीजें हैं वो दूसरे दूसरे देशों में चलती है, और इससे ही वैश्वीकरण बनता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज का आपका प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। एलपीजी का फुल फॉर्म, अब एलपीजी गैस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। ये इससे ही रिलेटेड होता है, इससे ही रिलेटेड होता है। चलो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं, जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। अब एल और पी का मतलब खुद बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो। मुझे कैसे पता लगेगा आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो इस वजह से आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। उन सभी चीजों को मैं चेक करूंगा और आपको बता दूंगा कि हाँ सही है कि क्या है, ठीक है। गलत होगा तो उसको मैं सही करवा दूंगा, सही रहेगा तो हट देके अपना वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हो? लाइव क्लासेस अगर लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताइए सर लाइव क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पेपरों का टाइम स्टार्ट हो रहा है और लाइव क्लासेस होना जरूरी भी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे ऐप से ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो आप जाके हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को सब चीज़ मिलता है, चाहे वहाँ पे नोट्स हो गया, चाहे वीडियोज हो गया, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चाहे सैम्पल पेपर हो गया, चाहे डाउट क्लासेस हो गई, ए टू जेड हर एक चीज़ उन बच्चों को मिलता है, और मैं वहाँ पे पर्सनली गाइड करता हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहाँ पे गाइड कर पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन ऐप में जो पर्सनली कॉन्टैक्ट वाले बच्चे होते हैं उनको हम गाइड खुद ही करते हैं, खुद ही हम कॉल करते हैं, खुद ही पूछते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी, किसी भी चीज़ का अगर आपको नोट्स चाहिए तो 7011912793 पे मैसेज कीजिए, ठीक है। या हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवाने की, कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पास मैसेज कीजिए, वहाँ से आप किसी भी
सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन है WSF का फुल फॉर्म, तो ये भी आप बताइए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो ये है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव लिखे। सांस्कृतिक प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए वैश्वीकरण की वजह से हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक जीवन में परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। जैसे वर्तमान समय में लोग क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलता है। और यही चीज हमारी क्या होती है, संस्कृति होती है। जैसे पहले की बात करूं तो खान पान में बदलाव, आप खुद ही सोचो कि आज के टाइम पे जो हम फूड खाते हैं, खुद ही एनालाइज करो कि आज के टाइम पे हम जो फूड खाते हैं उसमें से कितने ऐसे फूड्स हैं जो कि हम दूसरे देशों से, मतलब दूसरे देश का है वो, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, आप खुद ही पता लगेगा कि यार जो हम चीज आज के टाइम पे, चाहे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाहे हम चाउमीन यूज करते हैं, ये कहाँ की है, दूसरे कंट्रियों की है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे हम जाते हैं वहाँ पे, चीजों को देखते हैं, अच्छा लगता है, फिर उस चीज को हमारे अपने इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे देश के लोग जो इंडिया में आते हैं, यहाँ की चीजें अच्छी लगती है, उसको अपने देश में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो रहन सहन में भी बदलाव देखने को मिलता है, लोगों के रहन सहन, ठीक है, इन चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल तरीके से सब रहना चाहते हैं कि हाँ यार बहुत ही बढ़िया ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पहनावे में बदलाव, जैसे कि मैंने आपको बताया जींस वगैरह आ गया, बहुत सारे मॉडर्न, चलो लड़कों का तो बात समझ में आता है कि लड़कों में बहुत कम वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन आज के टाइम पर अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में आप देखोगे कि हर रोज एक नया ड्रेस उनके लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जो एक्ट्रेस होती है वो पहन के दिखाती है, बाकी जनता उस चीज को देखती है और वही चाहती है कि हम भी ऐसे ड्रेस खरीदें। तो पहनावे में बदलाव आ गया। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होना, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होने का मतलब क्या है, इस चीज को देखिए। यहाँ पे देखिए मैं समझा दूं, जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है। अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। ये देखिए इंडिया है, और आपको क्या पता है, ये ईस्ट है, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, कहते हैं ना। अब देखिए भारत मैक्सिमम जो चीजें हैं पश्चिम की चीजों को अपना रहा है, या फिर जो भी देश है वो पश्चिम की चीजों को ज्यादा अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि जो पश्चिम के जो देश है ना वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। जब डेवलप्ड है तो वो चाहते हैं कि दूसरे देश में उनकी भी एमएनसी कंपनी स्थापित हो, तो इस वजह से। आगे बात करते हैं विदेशी त्योहारों का प्रचलन, जैसे हम देखते हैं हम क्या मनाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे हम देखते हैं क्रिसमस मनाते हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर को आई थिंक क्रिसमस मनाते हैं। और इसके अलावा हाँ ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं, या बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो कि हम मनाते हैं, जो कि विदेशी हैं, ठीक है। कोई लेना देना नहीं था इंडिया से, लेकिन फिर भी वही ना, देखते 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 सब सीख जाते हैं। तो वही चीज है। आगे विदेशी फिल्मों का प्रचलन, ये तो बताने वाली बात ही है, आप खुद जानते हो कि विदेशों की जो फिल्में यहाँ पे चलती है, ठीक है। आगे रॉक संगीत को पसंद किया गया, रैप। आज के टाइम पे देखो जितना हिंदी गाना लोग पसंद नहीं करते, उतना ज्यादा रैपिंग पसंद करते हैं यहाँ, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाएं ये समझती थी अपने आप को कि बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर का समझती थी पहले, लेकिन आज के टाइम पे देखो जैसे जैसे छूट मिलती जा रही है, महिलाएं अपने आप को हर एक सेक्टर में अपने आप को आगे करती जा रही है और मजबूत बनती जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो डिसएडवांटेज भी है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के गलत काम भी कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आगे बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव, यानी कि हमारे जो तौर तरीका है रहना, खाना पीना, इन सब चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। रूढ़िवादिता का अंत का मतलब क्या होता है कि जो अंधविश्वास जो पहले से चलता आ रहा है उन चीजों का खात्मा हो गया है। साथ ही साथ बात करते हैं जो हमारी संस्कृति की जो धरोहर है वो खत्म होती आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृति का धरोहर, संस्कृति धरोहर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमारा ट्रेडिशन क्या था कि जो लड़कियां थी वो सूट पहनती आ रही थी बहुत पहले से ही, जो उसके बाद शादी के बाद लोग क्या पहनते थे, शादी के बाद लोग साड़ियां पहनते थे। जो गर्ल्स होती थी, मतलब जो औरतें होती थी वो साड़ी पहनती थी। इसके अलावा अगर मैं पुरुषों की बात करूँ तो पैंट शर्ट पहना करते थे। लेकिन आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे हम अपने हर एक चीजों में बदलाव कर दिए हैं, और शादी के बाद भी हम नए नए प्रकार के ड्रेसेस यूज करना, ये सारी चीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो खत्म होती जा रही है, और कई सारे लोग हैं जो अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हाँ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो पहले से चलती चली आ रही है उसी चीज को बरकरार रखो, क्योंकि अपनी संस्कृतियों को भूल जाना ये सही बात नहीं है। तो ये चीज है, हमें पता है कि वैश्वीकरण से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना भी प्रभाव मत करो कि अपनी चीजों को भूल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं आर्थिक प्रभाव। देखिए वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक प्रभाव बढ़ा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं, पूंजी, जनता का एक देश से दूसरे देश में आना जाना क्या हुआ है, सरल हुआ है। पहली बात कर लेते हैं पूंजी का एक से अधिक देशों में निवेश और पहुंचना। आज के टाइम पे आपको पता है कि एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाती जाती है। आज देखिए सारे लोग, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हो यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे आपको पता है कि जब एक टाइम पे अच्छा खासा जब आपका चैनल चलने लगता है तो आपको अर्निंग होने लगती है। तो अर्निंग किसमें होती है, डॉलर्स में होती है। तो आप यही देखो कि इंडिया में रह के आप डॉलर की कमाई कर रहे हो, बेशक एक ही डॉलर कमाओ, लेकिन आपको पता है $1 70 के आसपास का है, ठीक है। तो एक ही डॉलर कमा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही कमा रहे हो ना, लेकिन वो दूसरे देश का वो है ना पैसा। तो इस वजह से आपको समझ सकते हो कि वैश्वीकरण की वजह से आर्थिक प्रभाव कितना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया गया, इससे बाजार का रूप बदला। मुक्त बाजार व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि अब हर एक देश की, हर एक जो देश है वो अपने प्रोडक्ट को हर एक देशों में भेजने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ दूसरे देश से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो देश उस देश के प्रोडक्ट को अच्छे से चलाए, ठीक है। ये सबकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे विकसित देश है चाहे विकासशील देश है, हर एक टाइप के जो देश है वो अपने प्रोडक्ट को हर एक देशों में भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरे का,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रचार, एमएनसी कंपनी आप देखो हर एक जगह पे है, एक देश की एमएनसी कंपनियां दूसरे देश में, भारत की एमएनसी कंपनियां दूसरे देश में, दूसरे देश की एमएनसी कंपनियां भारत में है, ठीक है। जैसे याकुल्ट का एग्जांपल लिया, एमएनसी कंपनी है ना, कहाँ स्टार्ट हुई थी, जापान में स्टार्ट हुई थी, लेकिन है कहाँ पे, इंडिया में है, सोनीपत में, ठीक है। आगे बात करते हैं, सभी देश अपनी एमएनसी कंपनियों को दूसरे देश में स्थापित कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, विश्व व्यापार में इजाफा हुआ, इजाफा का मतलब होता है प्रॉफिट होना, जिससे विकास की प्रक्रिया में तेजी आई है। आगे, धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश होना शुरू हो गया, जो धनी देश होते हैं वो विकासशील देशों में निवेश करते हैं। एक अमीर देश गरीब देशों में ही ज्यादा निवेश करेगा, जिसकी वजह से सामने वाले देश में इंप्लॉयमेंट हो पाए और साथ ही साथ धनी देश को प्रॉफिट हो पाए। आगे, इससे लोगों को रोजगार मिला है। आगे बात करते हैं, विकसित देशों की कठोर वीजा नीति, जो विकसित देश होते हैं यानी कि जो मजबूत देश होते हैं, जो अमीर देश होते हैं, इनकी भी वीजा नीति बहुत ज्यादा कठोर है। आप इजिली दुबई में नहीं जा सकते, आप इजिली अमेरिका में नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास वीजा ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे देशों में जाने की बात करोगे तो यूं ही चले जाओगे। तो ये चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूबी की स्थिति मजबूत हो गई। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये हैं एजेंसियां, जो कि आपको पता है कि जब हमने 6 चैप्टर किया था अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें हमने इस चीज को पढ़ा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और वर्ल्ड बैंक क्या होता है, सब हमने पढ़ा है। तो इनकी स्थितियां भी क्या हुई है, मजबूत हुई है। आगे, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से गरीब देशों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है फायदा किसको होगा, अमीर देश को होगा। अरे एक देखो, कहने का मतलब यही है कि अगर आप अमीर हो तो आप पैसा लगा लोगे और बदले में क्या होगा, यहाँ के देशों को देश के जो लोग हैं इनको आप रोजगार दे दोगे और प्रॉफिट तो सारा आप ही ले जाओगे ना, तो इस वजह से अमीर कौन होगा, अमीर देश होंगे ना। तो ये चीज है। पूंजी की आवाजाही प्रतिबंध कम हुई, यानी कि जो पूंजी है, पहले लोग कहते थे, जैसे पहले डॉलर अगर किसी देश में मतलब कोई देश का व्यक्ति कमा रहा है तो कहते थे डॉलर कैसे कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो घपला किया है। लेकिन आज के टाइम पे देखो ऑनलाइन इतने सारे काम हो गए हैं कि आप डॉलर से लेकर हर एक देश की जो पैसा है उस चीज को आप कमा सकते हो, ठीक है। आगे, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी जो सेवाएं हैं इनमें धीरे धीरे विस्तार होते चला गया और आज कितने लेवल पे चल रहा है आप खुद ही देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत और वैश्वीकरण। देखिए, इनमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, यानी कि वैश्वीकरण ने भारत को बनाने में क्या रोल निभाया, और दूसरा है कि भारत ने वैश्वीकरण को बरकरार रखने में क्या रोल निभाया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। तो आपको पता है वैश्वीकरण की वजह से अन्य अन्य देशों की जो प्रोडक्ट थी उन चीजों को दूसरे देश में भेजा गया, तो प्रभावित तो किया ही है ना। तो देखिए, वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं और अपने देश की जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उनको इंडिया में भेजते हैं। आगे, इसीलिए यहाँ के लोग को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे आप देखते हो दिवाली में आप देखोगे तो बहुत सारी चाइनीज जो लाइटें होती हैं वो इंडिया में आ जाती हैं, और फिर उसके बाद लोगों को रौनक तो चाहिए होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं और ले आके अपने घर के सामने लगा देते हैं। तो अब अच्छा, साथ ही साथ दुकानदार ये भी कहते हैं कि देखो चाइना का माल है तो इस वजह से कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो वही चीज है कि आप देखो दूसरे देश की जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है वो अपने देश में आती हैं, ठीक है। लेकिन हमें अपने स्वदेशी जो सामान होता है उस चीज को ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और स्वदेशी का एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आगे, चौथे की बात करते हैं, भारतीय लोगों ने वैश्वीकरण के कारण आजीविका के लिए विदेशों में बसना आरंभ कर दिया। कहाँ पे बसना, विदेशों में। जैसे आप देखते हो कई सारे लोग होते हैं जो अमेरिका में जाके बस जाते हैं और इसके अलावा अन्य अन्य जगहों पे जाके बस जाते हैं। आगे, यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृतियां बड़ी शीघ्रता से भारत में फैल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम के जो देश हैं वो बहुत ही शीघ्रता से चीजों को सामने यानी कि पूर्व के देशों में फैलाते जा रहे हैं, खासकर भारत में। आगे, भारत में नीली जींस पहनना, पिज्जा खाना, टेलीविजन पर कई विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का ही असर माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि वैश्वीकरण ने भारत को किस हद तक प्रभावित किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है। यहाँ पे हमने बात किया कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, अब हम बात करने वाले हैं कि भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है। तो पहला चीज पढ़े, देखिए भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ सीमा तक प्रभावित किया। जैसे भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम की वजह से भारत विश्व के अन्य अन्य देशों में अपने श्रम को देता है और इसकी वजह से देश दुनिया का जो ध्यान है वो आकर्षित होता है भारत के ऊपर। आगे बात करते हैं, भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी शीघ्रता से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। यानी कि कंप्यूटर के मामले में अगर कहा जाए या किसी भी चीज के मामले में कहा जाए तो भारत अपने आप को हमेशा प्रखर बना रहा है और प्रखर बनाने के साथ साथ अन्य अन्य देशों में भारत के लोगों की डिमांड हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से हो और इंडिया की चीजों को मतलब इंडिया की एजुकेशन लेते हो, सब चीज इंडिया की ही लेते हो, तो जाहिर सी बात है इंडिया को बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। ये नहीं कि जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि पढ़ लिख लिया और ऑफर आ गया अमेरिका का तो अमेरिका में चलेगा काम करना, नहीं, हमें अपने देश को आगे करना है। तो इस वजह से अगर इन फ्यूचर अगर आप अच्छा कुछ बन जाते हो तो हमेशा ये सोचना कि अपने देश को ही कैसे आगे बढ़ाएं, ना कि किसी दूसरे देश को, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ये देखो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो पहला क्या है, विश्व व्यापार में बढ़ोतरी, ठीक है, और दूसरा चीज है महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, जाहिर सी बात है पिछले बार मैंने बता ही दिया है। आगे विभिन्न देशों के बीच सुधारों की संबंधों में सुधार, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब 4 देश 5 देश आपस में मिलकर जब व्यापार करते हैं तो इनके संबंधों में सुधार तो होता ही होता है। आगे प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में के मामले में विकास धीरे-धीरे हो ही रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं तो रूढ़िवादिता को खत्म कर दिया गया, जो अंधविश्वास था उस चीज़ को खत्म कर दिया गया। तो ये क्या है, सब सकारात्मक ही प्रभाव है ना। आगे बात करते हैं वस्तुओं का प्रभाव बहुत तेजी से ही बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नकारात्मक प्रभाव, तो देखिए क्या लिखा है कि गरीब देशों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, जाहिर सी बात है ज्यादा लाभ किसको हुआ, अमीरों को हुआ। आगे संस्कृतियों का हास्य हो गया, हास्य का मतलब होता है नुकसान हो जाना, संस्कृति का नुकसान होता चला गया। आगे आर्थिक लाभ ज्यादातर विकसित देशों को ही हुआ, किसको हुआ, विकसित देशों को ही हुआ। आगे दुनिया के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका विरोध किया, दुनिया के जो विभिन्न देश थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया। क्यों? क्योंकि हम वैश्वीकरण में इतने डूब जाते हैं कि अपनी ही संस्कृति को नुकसान कर बैठते हैं, तो ये चीज गलत है। आगे विदेशी संस्कृतियों को अपनाने से अपनी ही संस्कृति का नाश हो रहा है। आगे लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी है जितनी वस्तु आज देखोगे कि एक देश की वस्तु दूसरे देश में बहुत जाती है, लेकिन व्यक्तियों की उतनी आवाजाही नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि भाई देखो गरीब व्यक्ति है, किसी जो देश गरीब ही है तो वो कैसे देखो जब देश ही गरीब है तो वहाँ के नागरिक कैसे अमीर हो सकते हैं? जाहिर सी बात है ना कि अगर कोई व्यक्ति अमीर बनेगा तो देश भी सुदृढ़ बनेगा, देश भी मजबूती बनेगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने देश को ऊपर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचना और मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि वैश्वीकरण की वजह से जो विकासशील देश हैं, विकासशील यानी कि जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो जैसे देश है उनके राज्यों की बदलती भूमिका की आलोचना कीजिए। चलो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लो कि जापान है। जापान ने क्या किया, जापान ने अपना मेट्रो की जो टेक्नोलॉजी है वो भेज दिया, कहाँ पे, इंडिया में भेज दिया। अब जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई इंडिया में, और इंडिया में अपना धूम मचा रही है, चली जा रही है, ठीक है, बढ़िया से चल रही है। अब आप बताइए कि ये जो चीज चलाएंगे जापान वाले, जो मेट्रो यहाँ पे स्टैब्लिश किए हैं, वो अपने तरीके से समझाएंगे। तो जब अपने तरीके से वो चलाएंगे तो राज्यों के प्रशासन में दखल अंदाजी हुई कि नहीं हुई, और राज्यों की जो भूमिका हुई, भूमिका में भी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब दूसरे देश को मौका देते हो काम करने के लिए तो इससे आपकी ताकत कम होती है। यही चीज है, दोबारा समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण की वजह से अन्य देश अपनी अपनी जो प्रोडक्ट सर्विसेज या जो भी है वो दूसरे देश में जब स्टैब्लिश करते हैं तो अपना मनमर्जी करते हैं, अपने अपने हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए वो अपना मनमर्जी पूरा ही नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज में राज्यों की भी भूमिका होती है। अगर कोई राज्य ये कह देता है कि ठीक है जापान की टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं होगी, तो क्या यूज हो पाएगी? क्या नहीं होगी। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी जापान करता है या फिर जो भी देश कुछ भी करता है, उस चीज में इंडिया के या किसी भी देश के राज्यों की सहमति होती है तो ही वो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो हमें दोनों पॉइंटों को लिख के रखना है। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों में राज्यों की भूमिका में बदलाव अवश्य आया हुआ है। आज कोई भी विकासशील देश आत्मनिर्भर होने का सपना नहीं देख सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे होगा जब हम पता है कि हम दूसरे देश के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है दूसरे देश के प्रोडक्ट को हमें यूज करना ही करना है। आगे क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में हर एक विकासशील देश को इस तरह की विदेश नीति का निर्माण करना पड़ता है कि दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए जा सके। अब कोई अमीर देश कह रहा है कि मैं आपके देश में एक छोटा सा ये करना चाहता हूँ, तो कोई गरीब देश मना कर देगा क्या उस चीज को? नहीं। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि पता है इसको कि भाई इस चीज में अमीरों का तो फायदा ही है, साथ में गरीबों का ही फायदा है। इस वजह से आगे इसके लिए विकासशील देशों ने अपने बाजार विश्व के लिए खोल दिए हैं और मुक्त बाजार, स्वतंत्र प्रतियोगिता और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि कहा जाए तो कंपटीशन के दौर में अपने ही प्रोडक्ट को वो सब भी बेच रहे हैं। आगे राज्य सरकार द्वारा आयात निर्यात के नियम निर्धारित करने में भी बदलाव आया है और अब परमिट, पासपोर्ट, लाइसेंस आदि की बाध्यता में कमी आई है। मतलब क्या है कि पहले एक देश से दूसरे देश में जाना होता था तो बहुत सारे प्रोसेसों को करना होता था, पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, कई बार तो चेकिंग होती थी क्या क्या जो सामने वाला बंदा आ रहा है सही है कि नहीं है ना। लेकिन अब क्या है, पासपोर्ट, परमिट या लाइसेंस, इन सब चीजों में थोड़ी सी कमी आ रही, कोई इन सब चीजों की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती है। आगे वैश्वीकरण ने राज्य की प्रभुसत्ता को भी प्रभावित किया है, राज्य अपने नागरिकों पर भी कड़ा नियंत्रण रखने में उतने ही ताकतवर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण ने राज्य की प्रभुसत्ता को भी प्रभावित किया है, राज्य अपने नागरिकों पर भी कड़ा नियंत्रण रखने में उतने ताकतवर नहीं रहे। मतलब क्या है कि राज्य अपने नागरिकों पर ज्यादा ताकत वाली चीजें आजमाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे देश की चीजों को यूज कर रहा है तो करने दो, क्या दिक्कत है। आगे इसलिए राज्य द्वारा बनाए जाने वाली निजीकरण की नीतियां, कर्मचारियों की छटनी, सरकार अनुदान में कमी और कृषि से संबंधित नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कोई भी राज्य कोई भी प्रकार की नीतियां बनाता है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उन सभी चीजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिलता ही मिलता है। एक बार, दो बार, तीन बार चीजों को देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम उसको इजी कैसे बना सकते हैं, जब चीजों को बहुत ही ढंग से समझेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक विभिन्नता को बढ़ावा दिया है? सांस्कृतिक विभिन्नता का मतलब होता है संस्कृति में भेदभाव, मतलब विभिन्नता, वैरायटी, इस चीज को बढ़ावा दिया है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक विभिन्नता भी हुई है और सांस्कृतिक समरूपता भी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझिए सांस्कृतिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है और सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक देश है, जैसे मान लो मेरा अपना एक देश है इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं यहाँ पे चलती हैं। तो एक संस्कृति, कोई भी एक संस्कृति उठा लेते हैं। अब होता क्या है कि दूसरे देश जो वाले जो होते हैं, जैसे मान लो अमेरिका वाले हो गए, अमेरिका वाले क्या करते हैं, अमेरिका वाले अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या जो भी नीतियां होती हैं उस चीज को भारत में आके इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब इससे हुआ यूं कि वो देश जब यहाँ पे आएगी तो जाहिर सी बात है अपनी संस्कृति को लेके आएगी। तो जब अपनी संस्कृति को लेके आएगी तो ऑलरेडी भारत में संस्कृति तो थी, साथ ही साथ हमने देखा कि दूसरे देश की भी संस्कृति भारत में आ गई। तो इससे क्या हुई, सांस्कृतिक विभिन्नता हुई कि नहीं हुई। जहां पे इंडिया में सिर्फ एक ही संस्कृति थी, वहां पे अब 3-4 संस्कृतियां होंगी। क्यों होगी, क्योंकि वो दूसरे देश से आ रही है। तो इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक विभिन्नता हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो पहली ये चीज है। और दूसरी चीज है सांस्कृतिक समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है, समान होना, एक जैसा होना। कैसे, जैसे मान लो ये देश है, ये देश है, ये देश है, अब 3 देश है। अब इसमें कुछ और चल रहा है संस्कृति, इसमें कुछ और संस्कृति चल रही है, इसमें कुछ और संस्कृति चल रही है। अब इस देश की जो संस्कृति है अगर इसमें जाएगी तो जाहिर सी बात है दोनों संस्कृति हो जाएगी। इस देश की संस्कृति यहाँ पे जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी दो संस्कृति हो जाएगी। इस देश की संस्कृति यहाँ पे आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी संस्कृति हो जाएगी। और इस देश की संस्कृति यहाँ पे आएगी तो यहाँ नहीं कि कहा जाए तो जहाँ पे एक ही संस्कृति थी वहां पे अब 3-3 संस्कृति हो जाएगी, क्योंकि तीनों देशों की संस्कृति आपस में मिलती जुलती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो समरूपता हुई कि नहीं हुई, हुई ना, क्योंकि इस देश में तीनों संस्कृति चल रही है, इस देश में भी तीनों चल रही है, इस देश में भी तीनों चल रही है। तो इससे क्या समझ में आया कि सांस्कृतिक समरूपता भी होती है। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक विभिन्नता, वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नहीं, ठीक है। अगर आप हाँ भी लिखते हो तो आपको ये दोनों पॉइंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप सिंपली लिखते हो नहीं तो इसका तर्क देना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं अपितु सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। कैसे, हम सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से निकट आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, एक देश की जो संस्कृति है वो दूसरे देश में जा रही है, तो इससे क्या हो रही है, इससे हमारी निकटता बढ़ रही है। जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि आज पूरे देश में मैकडोनाल्डीकरण यानी कि संस्कृति है। यानी कि मैकडोनाल्डीकरण का मतलब क्या होता है कि जो मैकडी, यानी कि मैकडी कहाँ की, अमेरिका की है, और हर एक देश में मैकडी चली जा रही है। तो इसी का मतलब होता है कि एक ही संस्कृति अन्य अन्य देशों में भी फैल रही है। तो इससे क्या बढ़ेगी, सांस्कृतिक समरूपता बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया ना, यहाँ पे एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जाती है, दूसरे देश की तीसरे में, और तीसरे देश की इस हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए आगे बात कर लेते हैं। आगे एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि अगर देखा जाए तो अमेरिकी संस्कृति थोपी जा रही है आगे, इसलिए नीली जींस का प्रचार हर देश में बढ़ रहा है। नीली जींस का प्रचार हर देश में बढ़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि आज नीली जींस पर भारतीय खादी के बने कुर्ते का चलन है। यानी कि अगर कहा जाए तो जो नीली जींस है, नीली जींस जैसी मिलती जुलती है, हम उससे मिलता जुलता कुर्ता भी बना रखे हैं, और जिसको जैसा भी चाहिए वो इस हिसाब से यूज करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव कभी एक तरफा नहीं होता है, बल्कि इसके जैसे होता है ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उस हिसाब से सांस्कृतिक प्रभाव कभी एक तरफा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। देखिए समझ में आ गई चीजें। नेक्स्ट बात करें, अगला लिखा है कि विश्व में मैकडोनाल्डीकरण का क्या अर्थ है। तो ये लिखा है विश्व के मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ यह है कि विश्व पर कुछ शक्तिशाली विशेषकर अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व में नीली जींस बर्गर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत वैसा ही बनता जा रहा है जैसा कि अमेरिकी संस्कृति जीवन शैली उसे बनाना चाहती है। यानी कि अमेरिका विकसित देश है, और विकसित देश होने की वजह से वो हर एक देश में अपनी एमएनसी कंपनियों को स्थापित कर रहा है, और ये चाह रहा है कि हर एक देश में उस जैसी ही शैली रहे। जैसे जींस आज कहाँ नहीं चल रहा है, हर जगह चल रहा है। बर्गर कहाँ नहीं चल रहा है, हर जगह चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो आपको पता ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार योगदान दिया। यानी कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से योगदान दिया। तो आपको पता है बहुत पहले से, आज हमारे पास टेलीफोन है तो टेलीफोन का यूज तो आपको पता ही है। आज हमारे पास यातायात के बहुत अच्छे साधन है तो ये भी आपको पता ही है, जैसे मेट्रो वगैरह हो गई, ये तो सारी चीज तो मैंने बताई रखी है आपको पहले ही। इसके अलावा इंटरनेट हो गया। इन सब चीज की वजह से क्या वैश्वीकरण प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाहिर सी बात है हो रहा है। अगर मान लो कि आप इंडिया में बैठे हुए हो और आपके अमेरिका के बंदे से डील करनी है, तो जाहिर सी बात है जाने की क्या जरूरत है, यही वीडियो कॉल करो, यही कॉन्फ्रेंस पे करके बात कर लो, जो भी बातें होंगी उस हिसाब से वो काम हो जाएगा। तो यही चीज लिखा है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पहला पॉइंट लिखा है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। मैंने बताया ना, यही बैठे बैठे आप अमेरिका जैसे देशों से भी बात करते हो, कहीं भी बात कर सकते हो। आगे छपाई यानी कि मुद्रण की तकनीकी आने से विश्व के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है, और पढ़ा नहीं पढ़ा है।
अब किसी भी चीज़ को विश्व के कोने-कोने में पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। यातायात के साधनों में विकास से आज कहीं भी जाना संभव हो चुका है, कहीं भी आना-जाना संभव हो चुका है। आगे प्रौद्योगिकी के विकास, अनुसंधान और विनिमय विस्तार ने वैश्वीकरण के प्रचार-प्रसार में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। खाद्यान्न, फल सब्जियों के व्यापार, श्रम के आवागमन यानी कि श्रम यानी कि जो लोग आते-जाते हैं, लोगों के विचार-विमर्श आदि में प्रौद्योगिकी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और इसकी वजह से जो वैश्वीकरण है, काफ़ी हद तक ही प्रभावित हुआ है। तो ये भी जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ को आप कर लीजिएगा। एक बार और दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था? पहला क्वेश्चन हमने किया था कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। बाकी आप किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए आपको तो आप फटाक से आप 7011912793 पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल दे ही दिया था। सांस्कृतिक प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया कैसे हमारे रहन-सहन पे इफेक्ट पड़ रहा है। आर्थिक में मैंने बता ही दिया कि कैसे हमारे पैसों पे वो पड़ रहा है प्रभाव। इसके अलावा मैंने बताया कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। साथ ही साथ देखें तो भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया, ये तो मैंने बता ही दिया है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव और इसके अलावा वैश्वीकरण की वजह से जो विकासशील देशों में जो राज्यों की जो भूमिकाएँ हैं, वो कितनी हद तक इफेक्टिव हो रही है, उस चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? ये भी हमने पढ़ लिया। तो इसमें हमने देखा कि जितनी जितनी विभिन्नता नहीं बढ़ रही है, उससे ज़्यादा समरूपता आ रही है, जहाँ तक हमने इस चीज़ की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं मैकडॉनल्डीकरण, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने किस हिसाब से अपना रोल निभाया है, तो जाहिर सी बात है हर जगह पे टेक्नोलॉजी तो आप देख ही रहे हो। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइव क्लासेस अगर लेना है तो बताइए और देन मैं टाइम निकालता हूँ उस चीज़ के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए